हेलो। तो आज हम करे हैं केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर नीट पीवाईक्यू लास्ट 38 ईयर्स के। और सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है नीट 2025 का। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ द हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट। अगर मतलब हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितनी है, 1 मिनट है, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू। तो यहाँ पर अगर वो रिएक्शन जो है वो 99.9% कंप्लीट होती है, तो यहाँ पर टोटल कितना टाइम जो रिक्वायर्ड होगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.8 है। बस यहाँ पर सेम एज इट इज़ है, बस इसमें क्या है, कैलकुलेशन लगानी है। अगर ये क्वेश्चन ही आपको समझ में आ गया ना, ये एग्जाम्पल ही अगर आपको समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो ध्यान से लिखा हुआ है, when the show that in a first order reaction, हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। यानी जो भी हाफ लाइफ रिएक्शन का टाइम है उसका 10 टाइम्स यहाँ पर लगेगा। किसको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितनी? 99.9%। और इसको यहाँ पे विद प्रूफ करके दिखाना था, तो यहाँ पर ये पूरा सोल्व करके और प्रूफ करके दिखा दिया कि हाँ जी वो कितना लगता है, 10 टाइम्स ही लगता है। अब सिंपल समझ लो, यहाँ पर क्वेश्चन में जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, 1 मिनट, तो इसका 10 टाइम कितना हो जाएगा, 1 × 10, तो 10 मिनट्स हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन 4, अगर ये आपने एग्जाम्पल किया है। इसीलिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर आपको आगे धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा। यहां पर एक और चीज देख लो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.18, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर फॉर द कंप्लीट ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। यानी जितना 90 में लगता है उसका डबल लगेगा 99 में। ये भी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये देख सकते हो, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास में है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 मिनट्स आ जाएगा। तो आंसर हमने बता दिया था 10 मिनट्स आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 0.03 पर सेकेंड, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस टू 0.9 मोल पर लीटर। यानी 7.2 मोल पर लीटर से अगर हम इसको घटाकर 0.9 मोल पर लीटर तक लाते हैं, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 69.3 सेकेंड लगेगा, 23.1 सेकेंड, 210 सेकेंड या फिर 21.0 सेकेंड लगेगा। तो यहाँ पर गिवन दिया है log 2 की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो सिंपल है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज ए रेट कांस्टेंट दे दिया गया है, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस टू 3 ग्राम। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। रेट कांस्टेंट वहाँ पे दिया है और यहाँ पे भी यही बोला कि 5 ग्राम से अगर 3 ग्राम में आता है तो यहाँ पर जो है वो कितना टाइम लगेगा। ओके, एक और क्वेश्चन देख लो, इसी टाइप का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 4.16। यहाँ पे भी देख लो, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड, हाउ मच विल इट टेक टू रिड्यूस टू द इनिशियल कंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 ऑफ द वैल्यू। यानी 1/16 ऑफ द वैल्यू तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन का मेथड आपको समझ में आ गया तो ये नीट वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। अब सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन जो बचती है वो कितनी होती है, 0.9। ये हमारा कितना हो गया, 7.2। इसको सोल्व करेंगे तो log 8 आ जाएगा, और फिर इसको सोल्व कर लेंगे 3 × log 2, और फिर हमारे पास में इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 69.3 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, 69.3 सेकेंड लगेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, जहाँ पे 69.3 सेकेंड लग रहा है। क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर इसीलिए अब आपको ये भी समझ में आ चुका होगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं नीट 2024 का क्वेश्चन में। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नो द वैल्यू ऑफ। एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन की हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम किन की वैल्यू जानते हैं तो, रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन, या फिर रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट कोल्ड एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स सी इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, यहाँ पर इन्होंने एनसीईआरटी ने बताया हुआ ई कैपिटल ई जो है अपॉन में ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब एग्जाम्पल 4.9 ध्यान से देखो, एग्जाम्पल 4.9। अब यहाँ पर देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई ए, समझ चुके होंगे ई ए क्या है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 0.02 एंड 0.07 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई ए। तो यहाँ पर ये अगर आप ई ए की निकालना है तो यहाँ पर ये देखो आपका रेट कांस्टेंट K1 K2 और टेम्परेचर भी जो है वो दो अलग अलग टेम्परेचर होने चाहिए, तो हमारा ई ए जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो इसलिए रेट कांस्टेंट प्लस में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर इस एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हो तो आपका यहाँ पे आंसर भी आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई ए, इक्वेशन यहाँ पर ये दी हुई है। हेंस ई ए कैन बी कैलकुलेटेड इफ द वैल्यू रेट कांस्टेंट के इज नोन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 पे। तो यहाँ से हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। अब ऑप्शन में देख सकते हो रेट कांस्टेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर या फिर रेट कांस्टेंट टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो रेट कांस्टेंट एंड टू डिफरेंट टेम्परेचर, तो फॉर्मूले से भी कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया है वो भी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का। यहाँ पर पूछा गया है विच प्लॉट ऑफ log k वर्सेज 1/t इज कंसिस्टेंट विद अरहेनियस इक्वेशन। तो अरहेनियस इक्वेशन के साथ में कौन सा प्लॉट निकल कर आएगा। यहाँ पे 1/t log k करेंगे तो ये वाला ग्राफ निकल कर आएगा, या फिर हमारे पास में ये ग्राफ निकल कर आएगा, या फिर हमारे पास में ये वाला ग्राफ निकल कर आएगा, या फिर हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन वाला ये वाला ग्राफ निकल कर आएगा। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन समझ लो, log k वर्सेज 1/t में अरहेनियस इक्वेशन के साथ में हमारे पास में कौन सा ग्राफ निकल कर आएगा। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है एनसीईआरटी में फिगर 4.10। यहाँ पे देखो ये वाला लिखा हुआ है द प्लॉट ऑफ log k वर्सेज 1/t गिव्स ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है, अरहेनियस इक्वेशन। देखो लिखा हुआ है इट हैज बीन फाउंड फ्रॉम द अरहेनियस इक्वेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है अरहेनियस इक्वेशन से दैट इंक्रीज द टेम्परेचर। यहाँ पर देख सकते हो ए प्लॉट बिटवीन log k वर्सेज 1/t। तो 1/t इधर लगेगा, log k लगेगा, तो यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मूला आएगा। ये आपका इंटरसेप्ट हो गया और ये स्लोप हो गया। तो यहाँ से ये वाला जो है वो कॉपी पेस्ट किया गया है। तो ये वाला कॉपी पेस्ट किया गया है, तो आप देखोगे यहाँ पर इनमें से और कोई भी नहीं है। अगर इस टाइप का सेम ग्राफ आ जाए तो हमें ये log k और वर्सेज 1/t वाला चीजें भी ध्यान रखनी होगी। तो हमारा ये वाला आंसर निकल कर आ जाएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में कॉपी पेस्ट आया हुआ है। क्लियर है, और ये आपका सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा नीट 2024 का है। द रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 27 डिग्री टू 57 डिग्री, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देना है हमें, आर दे दिया गया है, log k भी दे दिया गया है, उसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाती है, क्वाड्रपल हो जाती है, तो और टेम्परेचर दे दिए गए। सिंपल देखो, अब यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.30 कॉपी पेस्ट है, ध्यान से देख लो। बस यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर केल्विन में दिया है। देखो द रेट कांस्टेंट द रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल सेम है व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम यहाँ पर इतने केल्विन से इतने केल्विन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज द टेम्परेचर। यहाँ पे भी हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और यहाँ पे भी हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालनी है। वही है, क्वाड्रपल हो रहा है और यहाँ पर इससे इस टेम्परेचर तक जा रहा है। ये सेल्सियस में था और ये वाला केल्विन में। मतलब ये क्वेश्चन कर लिया तो आप जो है ये वाला क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो अब आपको यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। अब इसी टाइप से देखो द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इतना इतना दिया गया है, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे हमारे पास में जो है वो रेट कांस्टेंट दिए गए हैं, टेम्परेचर दिए गए हैं अलग अलग। ठीक है, तो एक क्वाड्रपल हो रहा है, तो एक अगर 1 है तो उसका क्वाड्रपल हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो बस ये वाला वैल्यू पुट करनी है। कैसे करना है ये देखो यहाँ पे आपके सामने है। क्लियर है, तो हमारे पास में एक अगर 1 था उसको क्वाड्रपल हो रहा था, मतलब 4 टाइम्स हो रहा था, तो वो 4 टाइम्स रह जाएगा, वो 1 रह जाएगा। उसको हम करेंगे तो एक 300 और एक 330 केल्विन आ जाएगा इन दोनों को अगर हम करते हैं तो। और फिर इसकी मैं वैल्यू पुट कर लेंगे और वैल्यू पुट करके जब सोल्व करेंगे तो 38.04 किलो जूल पर मोल निकल कर आएगा। तो यहाँ पर इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे आंसर क्या बनेगा 38.04 किलो जूल पर मोल। अब है समय में ये 380 3.8 या फिर 3804, तो आंसर हमारा आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। क्लियर हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो दोबारा से एग्जाम हुआ था उसके अंदर, री नीट जो दोबारा से 2024 में हुआ था। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन यहाँ पे 500 केल्विन 700 केल्विन आर 0.04 एंड 0.14 पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस। देखो अभी जैसे किया था
यहाँ पर कॉपी पेस्ट है। देखो एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल, ये वाला जो मैं बता रहा था, एग्जाम्पल 4.9 कॉपी पेस्ट कैसे, ध्यान से देखो। द रेट कॉन्सेंट फॉर द रिएक्शन 500 to 700 केल्विन पे है। यहाँ पर क्वेश्चन में भी देखो 500 to 700 केल्विन है, इसका डबल कर दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में डबल किया हुआ है, वहाँ पे हाफ है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में देखो क्या है 0.02 और 0.07, अगर इसमें मैं डबल कर देता हूँ तो 0.04 हो जाता है और ये 0.14 हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर बस किया गया है, यहाँ पे देखोगे। बट बात वही हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये अपोन में आएंगे। जैसे ये 0.7 है तो यहाँ पर अगर 0.04 भी होगा, अपोन में 0.14 होगा, तो उसको पहले डिवाइड करेंगे तो वही 2.07 ही आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन में निकल के आ रहा है लगभग उतना ही आएगा। तो यही वैल्यू हमारा एग्जाम्पल जो वो कॉपी पेस्ट, यहाँ पे CP मतलब कॉपी पेस्ट है। आप देख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी हमारा लगभग आ रहा है 18,230। तो 18,200 के आसपास हमारे पास में आना चाहिए। यहाँ पर 18,200 के आसपास में कौन सा आ रहा है, 18,200 के पास में ये वाला आ रहा है लगभग। क्लियर है। तो यहाँ से आप आ सकते हो। अब यहाँ पे ये सॉल्यूशन भी देख सकते हो, यहाँ पूरा ये वैल्यू पुट की गई है। यहाँ पे 4.4 करोगे तो वही आ जाएगा log 3.5 और वही सारी वैल्यू पुट करके हमारे पास में आ रहा है। यहाँ पर भी देखोगे तो 18,222 वाला वो आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास में मैंने आपको बता दिया था लगभग उतना ही आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हो एग्जाम्पल भी जो है वो भी कॉपी पेस्ट आया, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये जो हमारा मेन 2024 के अंदर आया था, री नीट के अंदर भी यही वाला आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ log k वर्सेस 1/t इन अकॉर्डिंग विद द अरेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पर भी वही है, तो कौन सा आ जाएगा, ये ऑप्शन थर्ड आ जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी अभी NCERT में दिखाया था। अभी हमने 2024 में ये डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो 2024 में जो दोबारा से एग्जाम होता है उसका एक और क्वेश्चन है। फॉलोइंग डाटा इज फॉर द रिएक्शन बिटवीन रिएक्शन ए, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ए की कंसंट्रेशन है, ये बी की है और ये रेट निकल कर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बी को सेम रखते हैं और इसको डबल कर देते हैं तो ये भी हमारा डबल हो जाता है। इसका मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 रहेगा तो ये डबल। अब यहाँ पर देखो सेकंड वाले में बात करते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को सेम रखते हैं, इन दोनों को सेम रखते हैं। जब इसको डबल करते हैं तो ये ध्यान से देखना कितना हो रहा है। अब यहाँ पे इसमें 4/1.6 इतना ही मत कैलकुलेट करना, ध्यान से देखो। ये 10 की पावर -3 है और ये 10 की पावर -2 है। इसका मतलब ये 4 × ये 16 हो रहा है, मतलब इसका 4 टाइम जा रहा है। इसका 4 टाइम कब जाएगा, जब 2 की पावर क्या होगी, 2 होगी, तो उसका 4 टाइम जाएगा, 2 × 2। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो बी वाली है वो तो सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट जो है वो 1 है। अब यहाँ पर कैसे पता, ये देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.11, वट इज द ऑर्डर ऑफ द, यहाँ पे देखो द फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी, ये वाला पूरा है। अब इसमें भी यहाँ पे 1 2 3 4 करके डिटरमाइन द रेट लॉ एंड द रेट कॉन्स्टेंट दिया गया है। इसी टाइप से यहाँ पर भी बोला गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू बी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए है एक और एक सेकंड एक जीरो ऑर्डर की है, तो हमें ये यहाँ पर ये दोनों जो है वो फिल करने हैं, कितने कितने क्या कुछ होगा, और यहाँ पर भी हमें फिल करना है। तो मतलब सेम है, जैसा अगर वो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाते हो तो वो नीट वाला क्वेश्चन भी कर पाओगे। क्लियर हो चुका होगा। अब इसको करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो टेबल 4.2 है और इसके नीचे पूरा पैराग्राफ है, उसमें भी समझाया गया है। अब यहाँ पर भी देखो दोनों पहले सेम है। ओके, अब यहाँ पर इसको सेम रखा गया है और ए वाले को डबल कर दिया गया है। जब इसको डबल किया गया है तो ये कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 9 × 4 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पर देखो NO का स्क्वायर लगा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अब इनमें देखो सेकंड एंड फोर्थ में इन दोनों को सेम रखते हैं और इसको डबल करते हैं, इसको डबल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इस टाइप से कितना हो रहा है, डबल ही हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका केवल 1 रखा है, 2 की पावर 1। तो ये यहाँ पर भी अगर आपने NCERT से समझिए तो समझ में आ जाएगा। और ये x और y करके भी पूरा सोल्व कर सकते हो। x और y करके पूरा सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और यहाँ पे y की वैल्यू अगर पूरा सोल्व करोगे तो y की वैल्यू 2 आ रही है। तो यहाँ पर कितना है, a की पावर 1 है और b की पावर 2 है। तो ये हमसे पूछा है a की पावर और b की पावर, तो 1 और 2 आएगा। तो 1 और 2 में हमारे पास में कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है 2023 का। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन रेट जो दिया हुआ है के ए की पावर 2 है, बी है, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड। ए की कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं। कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी कॉन्स्टेंट, द इनिशियल रेट वुड बी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 6 या फिर इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3 या फिर डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। सिंपल देखो, जैसे अभी मैंने बताया था यही वाला है, सेम इसको करते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हमें बात करनी है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ आपने देखी होगी, मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया था, एक्सरसाइज भी वाला भी बताया था। तो यहाँ पर देखो a की पावर 2 है और b की पावर 1 है।
तो 3a है, तो 3a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 9 आ गया। तो ये 9 टाइम्स बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 9 टाइम्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। अपॉन में 9 नहीं आ रहा, वो अब सीधा 9 में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ द 9। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर है, ये भी आपके सामने है, यहाँ पे आया हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेट लॉ दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ओवरऑल द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे आनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया कि किसके अंदर आएगी। तो इसी टाइप का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4.3 है। अगर ये कर लिया तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। देखो, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर, यहाँ पर भी कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर निकालना है फॉर द रिएक्शन विच इज द रेट एक्सप्रेशन है a की पावर 1/2 b की पावर 3/2। फिर यहाँ पे b वाले में भी है a की पावर 3/2 और b की पावर -1। तो इसमें सिंपल क्या करना है, ऑर्डर निकालने के लिए जो x और y है उनको बस ऐड करना है। ऑर्डर के लिए क्या करना है, x प्लस वाई कर देना है। तो यहाँ पे 1/2 प्लस 3/2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और यहाँ पे 3/2 माइनस में 1 कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, मतलब हाफ ऑर्डर आ रहा है और एक सेकेंड ऑर्डर आ रहा है। तो ये एग्जांपल करना आ गया तो आपका हो जाएगा। फिर इसके अलावा ये देख सकते हो, फॉर ए रिएक्शन प्रोडक्ट द रेट लॉ कांस्टेंट, यहाँ पर इतना इतना दिया गया है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये वाला इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 4.3। तो इन दोनों को भी ऐड कर दोगे तो 2.5 आ जाएगा। सिंपल है, यहाँ पर इसी टाइप से इसको सोल्व करना है। तो ये देखो, इनको करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3/2 है और माइनस में 1/2 है, तो ये कितना आएगा, फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। इसको जब सोल्व करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 0 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो केवल 1 ऑर्डर किसी में आ रहा है, सेकंड के अंदर आ रहा है अकॉर्डिंग टू हमारे एग्जांपल्स के। तो आंसर आ जाएगा ये यार। क्लियर, इन दोनों को ऐड करना था तो आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2023 फेज 2 के लिए। यहाँ पे रिएक्शन दी गई है 3a, यहाँ पे रिएक्शन दी गई है 3a/2b। द एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b इज गिवन बाय डेल्टा b अपॉन में डेल्टा टी। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एवरेज रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ b विद एवरेज रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ a इज गिवन इन ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि बी को कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, देखो सबसे पहले यहाँ पे एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज देखो, यहाँ पे ये एक्सरसाइज नहीं दी गई, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन दिया गया। वहाँ पे सबसे पहले अगर रिएक्शन लिखी गई है HgCl और HgCl2, तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पे रिएक्टेंट है उसके आगे तो माइनस लगता है, जो प्रोडक्ट होता है उसके आगे प्लस लगता है। अगर यहाँ पे ऊपर कोफिशिएंट लिखा गया कोई, जैसे यहाँ पे HI में 2 कोफिशिएंट लिखा गया है, तो वो माइनस में 1/2 चला जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है, तो आगे अगर कोफिशिएंट लिखा है तो वो माइनस में अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल है, इसी टाइप से एक और रिएक्शन देख लो, ये रहा। यहाँ पर देखोगे 5Br तो है तो 1/5 चला गया। फिर यहाँ पे 6 है तो ये माइनस में 1/6 आ गया। अब इधर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वालों में प्लस लगेगा, तो प्लस में 1/3 आ गया, इधर भी 3 है तो प्लस 1/3 आ गया। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो अब आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। देखो सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ लिख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, -1/3। इधर जो है वो प्रोडक्ट बन गया तो +1/3। अब ये पूछा है तो ये जो इसके साथ में लगा हुआ है ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2/3 आ जाएगा। तो माइनस में 2/3 वाला आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में 2/3 आएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, ये भी हमारा एनसीईआरटी में अगर ये अच्छे से पढ़ा होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतने टॉपिक वाइज क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब आपको बता दूं, जो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन वाला एनसीईआरटी के अंदर बात करें तो आपको 96 से लेकर 99 पेज नंबर तक रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट जो डिटेल में समझाया गया है। अब यहाँ से नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है फॉर ए केमिकल रिएक्शन, ये हमारे सामने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताने हैं कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए रेट का क्या मतलब होता है, रेट का मतलब होता है कि कोई भी चेंज विद द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी यहां पर क्या होगा कि जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है वो कितनी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या हो गया, उसका रेट हो गया। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो इस टाइप से इसको बोलते हैं रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर एक चीज आपको ये याद रखनी है, रेट तो आपको पता चल गया कि DH/dt क्यों लिखती है, यानी यहां पर जो हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी चेंज हो रही है। अब यहां पर जो कॉफिशिएंट होता है, जो आगे वाला जो कॉफिशिएंट होता है उसको हमेशा 1 बाय डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कोफिशिएंट 1 है तो यहां पर ऐसे लिखा जाएगा DN2/dt और यहाँ पर कोफिशिएंट 1/1 है, यानी 1 लिखो या ना लिखो उसका कोई मतलब नहीं होने वाला। एक चीज तो आपको ये पता होगी, एक ये आपको पता होनी चाहिए कि रिएक्टेंट जो होता है, ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। तो रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी अगर रिएक्टेंट है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। और अगर प्रोडक्ट होगा तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एक पॉइंट आएगा जहां पर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम होने लगेंगे, वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। वो चीज तो अलग हो गया, वो चैप्टर ही अलग हो गया।
बट आपको ये चीज समझ में आ गई। तो इसीलिए रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टाइम टू क्या होगा, इंक्रीज होगा तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये चीज क्लियर होगी। अब इस टाइप से हमें देखना है, देखो यहाँ पर केवल हाइड्रोजन लिखा गया है, नाइट्रोजन लिखा गया। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन में देखो हाइड्रोजन लिखा गया, ये 3 लिखा गया, ये 1/3 आना था और यहाँ पर माइनस का साइन आना था। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो ये तो गलती हो गया। अगले ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बिल्कुल सही लिखा हुआ है और ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब एमोनिया देखो 1/2 में माइनस साइन लगा दिया, जबकि मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट बनेगा तो प्लस साइन आएगा, ये भी गलत है। जो भी मैं आपको बता रहा हूं वहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी के पेज नंबर 99 पर, वहां से भी आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। अब देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 1/1 तो 1 ही होता, लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस का साइन है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखिए ये हमारे सामने जो है एमोनिया, एमोनिया में 2 नहीं आएगा, ये 1/2 आएगा, ये भी गलत हो गया। अब उसके बाद में ये वाला देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन। ये देखिए नाइट्रोजन में बिल्कुल सही लिखा गया और एमोनिया में बिल्कुल सही लिखा गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास में आंसर आ गया ऑप्शन डी। मैंने आपको पहले क्वेश्चन से कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको एक बार कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आगे वाले क्वेश्चन जो इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने और रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे N2O5 नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, यहाँ पर ये जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड और O2 बन रहा है। कैन बी विडो इन 3 वेज, ये 3 टाइप पे लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो -N2O वाला ये वाला जो है जो रिएक्टेंट है उसको हमने कोफिशिएंट दे दिया कि KN2O5 है, यानी कॉन्स्टेंट दे दिया है। फिर हमने NO2 के विद रिस्पेक्ट में ये बोल दिया कि K2N2O5 है, और फिर जो हमने ऑक्सीजन है उसको बोल दिया K_N2O5 है। अब हमें बताना है कि यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। सिंपल है निकालना, कैसे निकालोगे, सिंपल देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं के डैश निकालना है, के डैश निकालना है। के डैश क्या है हमारे पास में, NO2 है। अब NO2 क्या है, ध्यान से देखिए NO2 है क्या हमारे सामने। NO2 हमारे सामने जो है वो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो 1/2 N2O5, ये चीज क्लियर होगी। और ये तो हो गया माइनस में, प्लस में 1/4 NO2 लिख देंगे, और प्लस में 1/1 है तो वो सिंपल ऑक्सीजन लिख देंगे, ये चीज क्लियर होगी। ओके, अब देखो हमें लिखना क्या है, यहाँ पे जो के डैश है एक्चुअली में NO2 है। NO2 की कंसेंट्रेशन हम कैसे लिखेंगे, देखो NO2 इज इक्वल टू, ये जो 1/4 है वो उधर चला जाएगा, तो ये 1/4 है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/2 N2O5, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये इसको लिखेंगे तो ये क्या हो गया 2N2O5। तो N2O5 हमारा क्या था, K था, तो ये जो K डैश हो गया वो क्या हो गया 2K हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। तो के डैश होगा वो 2K हो जाएगा, के डैश 2K हो जाएगा, के डैश 2K हो जाएगा, के डैश के इक्वल नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अब देखो हमारे सामने ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन है एज इट इज, और इज इक्वल टू 1/2 हमारे सामने क्या है N2O5 है। अब देखो O2 विद रिस्पेक्ट टू है, O के साथ में कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो वो इधर डायरेक्ट चला जाएगा। अब जो N2O5 है उसको क्या लिखा गया हमने यहाँ पे K, तो इसको K लिख दीजिए। और अब यहाँ पर ये जो O2 वाला है इसको क्या लिखा गया है, O2 वाले को K डबल डैश, तो ये K डबल डैश क्या हो गया K/2 हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। तो हमारे पास में K डबल डैश क्या है K/2 है, और ये वाला K है, और यहाँ पे ये 2K नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, इस टाइप से लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू करके लिख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे वापस उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, बस एक चेंज कर दिया गया इस बार, यहाँ पर ऑक्सीजन को हाफ दे दिया गया। देखो फॉर द रिएक्शन NO2O2O5 द वैल्यू ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 गिवन दिया गया है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है इनका। सेम जैसे हमने वो निकाला था सेम उसी टाइप से निकालना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। देखो सिंपल, देखो सबसे पहले एज इट इज रिएक्शन लिख लो, इसको आप कुछ भी मान सकते हो, बट यहाँ पर देखो N2O5 ये हो गया हमारे सामने। अब यहाँ पर इज इक्वल टू +1/2, क्यों, क्योंकि ये कोफिशिएंट इधर है तो ये NO2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/1/2 O2 हो जाएगा। अब हमें इसका तो जो है वो दे दिया गया है, इसका जो हमारे सामने जो रेट दिया है वो दिया है 6.25 × 3/। अब देखो NO2 पूछा है, NO2 क्या होगा, तो NO2 अगर सिंपल निकालना है तो ये 1/2 इसके साथ था, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो N2O5 हो जाएगा। अब जो भी N2O5 है इसको मल्टीप्लाई कर लो 6.25, ये वैल्यू पुट कर दो तो वो सेम वही हो गया कि ये 2K, और K की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, इस टाइप से हो गया। ये तो हो गया NO2। अब ऑक्सीजन देखते हैं, देखो ऑक्सीजन क्या है 1/1/2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू N2O5 है। अब ये 1/1/2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2O2 हो जाएगा, इज इक्वल टू N2O5 हो जाएगा। केवल ऑक्सीजन निकालना है तो ये 2 इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे 2 डिवाइड कर देते हैं। तो NO2 के लिए तो हमें करना पड़ेगा 2K, और O2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा K/2, बस ये बात रख लो।
जो सिंपल पहले वाला क्वेश्चन निकाला था उसी फॉर्मेट में सेकंड वाला लिखो और फिर इस के की वैल्यू पुट कर लो। के हमारा कितना है 6.25 इंटू 10 की पावर 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.25 इंटू 10 की पावर 2, क्या आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 2। पहले तो NO2 ही बताना ना, तो ये दो तो ऑप्शन हट गए। अब यहाँ पर इसको हाफ करना है, क्यों? क्योंकि O2 का फॉर्मेशन जो था वो हाफ था, तो हाफ में कौन सा हो गया 6.2 तो सेम रहा, ये हाफ हो गया, तो आंसर क्या बन गया? ऑप्शन बी बन गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, ये रहा। देखिए फॉर द रिएक्शन, ये वापस एमोनिया बना रहे हैं। इफ ये हमें दे दिया कि ये वाला इसके अंदर चेंज जो है वो वापस वो के ही दे दिया, द वैल्यू ऑफ H2 है। देखो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन किया, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया, उसी सेम टाइप में फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया। देखो अब इसमें करना क्या होता है, देखो हमें एमोनिया का रेट दे दिया है, केवल यहाँ पर ये देखो कोफिशिएंट नहीं लिया है, ये कोफिशिएंट हमें एज इट इज लेना पड़ेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। केवल हमें जो H वाला दिया हुआ है, अब देखो सिंपल क्या करना है, हमें पूछा गया ये हाइड्रोजन पूछा है, तो इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, ये इज इक्वल टू -1/3 आपका H2 अपॉन में dt होता है, ये होता है, हाँ जी, इज इक्वल टू आपका +1/2 NH3 एमोनिया वाला हो गया अपॉन में dt, हाँ जी। हमें केवल ये वाला पूछा है, तो ये जो 3 इसके साथ में क्या हो रहा है, जो डिवाइड हो रहा है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 इंटू हमारे पास में NH3 वाला आ जाएगा। अब NH3 क्या दिया हुआ है वो हम यहाँ पे एज इट इज कर लेते हैं, तो NH3 दिया 2 इंटू 10 की पावर 4, तो 3/2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4, तो 2 से 2 कट गया, तो 3 इंटू 10 की पावर -4, 3 इंटू 10 की पावर -4, तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। क्लियर हो गया। तो जैसा सेकंड था वैसा ही थर्ड था, वैसा ही फोर्थ था, और उसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो लिए वाली रिएक्शन है, ये पेज नंबर 99 NCERT में लिखी हुई है, और मैं आपको बता ही रहा हूँ पेज नंबर 96, 97, 98, 99 वाला ही चीज़ें जो है वो यहाँ पे चल रही है। ओके देखो इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दिए, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन इज। अब देखो इनके बीच में रिलेशन बताना है, इनके बीच में रिलेशन बताना है। अब सिंपल देखो, और हम इसको एक बार जो है वो स्किप कर देते हैं, इसको भूल जाते हैं कि ये सब कुछ है। अब देखो होगा क्या, ये तो हमारे सामने क्या है, रिएक्टेंट है, और ये हमारे सामने क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट तो माइनस में लगेगा, तो माइनस में 1/5 Br माइनस अपॉन में dt, ये चीज़ क्लियर हो गई, ये तो इसलिए हमने लिख दिया, इज इक्वल टू ये प्लस में 1/3, और ये क्या है हमारे सामने Br2 है। अब हमें लिखना क्या है, हमें बताना है इसके विद रिस्पेक्ट में ये वाला, तो इसके विद रिस्पेक्ट में ये 1/3 जो इधर है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये Br जो की कंसंट्रेशन है Br2 की, ये क्या हो गई माइनस में 3/5 Br आयन। तो ये कहाँ पर है, देखो 5/3 नहीं है, माइनस में 3/5 है। एक तो देखो दोनों में कंफ्यूजन क्या है, एक में तो प्लस का साइन दिया, एक में माइनस में, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस वाला आएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वापस क्या बोला गया, देखो कंसिडर द रिएक्शन, ये वापस एमोनिया वाली रिएक्शन है, द इक्वलिटी रिलेशनशिप बिटवीन एमोनिया और DH2 दिया गया, वापस वही है जैसा हमने सेम अभी क्वेश्चन करके आए थे। कौन सा वाला क्वेश्चन करके आए थे, फोर्थ वाला, उसी टाइप से 6 दे दिया। देखो अब यहाँ पर देखो हमारे सामने क्या देना है, देखो एमोनिया है NH3, तो यहाँ पर देखो वापिस से क्या होगा, सेम ऐसा ऊपर वाला था वैसा भी मान लो चाहिए इसको, H2 अपॉन में dt, ये d हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन था 1/3 माइनस का, और ये इज इक्वल टू प्लस में 1/2 NH3 था अपॉन में dt था। अब केवल हमें NH3 वाला रिलेशन निकालना है, तो ये 2 जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये -2/3 आ जाएगा, यानी जो हाइड्रोजन है वो -2/3 आना चाहिए। तो हाइड्रोजन जो है उनके बीच में रिलेशन जो है -2/3 ये वाला आ रहा है, तो ये वाला आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दिए 2A + B इज इक्वल टू 3C और D दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट, यानी बिल्कुल सही से कौन सा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। अब देखो A 2 है, तो ये देखो 1/2 dA/dt, और साइन का बहुत ध्यान रखना, ये माइनस का साइन है क्योंकि रिएक्टेंट है, तो ये बिल्कुल सही है। अब ये वाला देखो, ये 1/3 है बट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में साइन कौन सा आना था, प्लस, दे कौन सा दिया है माइनस, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। अब बाकी देख लो, चाहे माइनस में दिया है, रिएक्टेंट वाला सही है, और ये वाला डी भी सही दिया हुआ है, क्योंकि इनके सामने जो है वो कोफिशिएंट 1/1 है। क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब ये 3A2B द रेट ऑफ रिएक्शन DB इज इक्वल टू, अब ये देख लो भैया, अब DB इज इक्वल टू क्या होगा, आप A के विद रिस्पेक्ट में बताना ना, तो देखो क्या है, देखो प्लस में DB अपॉन में dt, और ये क्या है 1/2 है,
हाँ या ना। अब ये 1/2 है इज इक्वल टू हमारे सामने ए क्या है, माइनस में 3 ए अपॉन में डी टी। ये तो चीज क्लियर है। अब ये 2 इधर चला जाएगा तो ये माइनस में 2/3 आ जाएगा, तो माइनस में 2/3 कौन सा है, ये वाला है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। जैसे 4 था, 5 था, 6 था, उसी टाइप से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। अब यहाँ पर देखो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है आपको। देखो, फॉर द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द कंजम्पशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे कंजम्पशन एंड हमें बताना है कि कौन सा होगा। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो रेट है वो आगे फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब ध्यान से देखना, हमें रिलेशन बताना है इसके बीच में और हमारे रिलेशन बताना है इसके बीच में, बाकी एक बार हम भूल जाते हैं। क्लियर है। जैसा हमारे क्वेश्चन नंबर जो था वो आपका कौन सा था, 6 था, 7 था, उसी टाइप से सेम। देखो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है तो आपको सिंपल है कि यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस में 1/3 बी आर माइनस, क्लियर है, अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 1/5 बी आर टू। अब ये जो इधर है वो इधर चला जाएगा तो ये क्या आएगा, या तो माइनस में बी आर अपॉन में डी टी होना चाहिए। अब ये देखो माइनस में बी आर इन्होंने कहीं नहीं बताया है, तो इसका अगर माइनस नहीं बताया तो ये प्रोडक्ट वाला क्या बताना पड़ेगा, माइनस बताना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे माइनस हमारा क्या था, ये 3/5 बी आर टू था, क्यों, माइनस वाला साइन जो था वो माइनस का साथ में उधर आ गया। अब माइनस में 3/5 देखो कहाँ है, माइनस में ये 3/5 ये वाला भी है और ये वाला भी है, पर इसमें माइनस साइन यहाँ है, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा, क्योंकि इनको यहाँ पर देना था बट इन्होंने इधर ना देकर इधर दिया, बस ये चेंज कर दिया। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर यहाँ पर इन्होंने इस टाइप से नहीं बताया है तो इस टाइप से बताना पड़ेगा ना हमें। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 9 का ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसा हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 2019 वाला वैसा ही है। फॉर द रिएक्शन, ये हाइड्रोजन आयोडीन और हमारे सामने 2Hi बना रहा है। द रेट ऑफ द रिएक्शन, H2 जो है वो माइनस में लिखो, H2 माइनस में नहीं लिखा है भाई इन्होंने, और आयोडीन भी माइनस में नहीं लिखा, इसको माइनस में गलत हो गया। I2 को माइनस में लिखा है बिल्कुल 1/2, हाइड्रोजन को माइनस में बिल्कुल 1/2 और 1/2 ये बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, सारे ही प्लस में लिख दिए गलत और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। ओके भैया, अब हमारे सामने थोड़े से और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, क्या क्वेश्चन है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 11th है। आपको बता दूं एनसीईआरटी का पेज नंबर 104 और आपका 102 पे दिया हुआ है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं और कौन सा चीज क्या कुछ होता है, वो 102 एंड 104 एनसीईआरटी में मेंशन है, बस वहां पे थोड़ा बहुत चेंज किया गया। देखो क्वेश्चन क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, x2y2 इज इक्वल टू 2x बन रहा है, गिवन रेट दिया गया। यहाँ पर ये बोला ये फास्ट है, ये आपकी स्लो है और ये हमारी फास्ट है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। अब सिंपल सा समझो, सबसे पहले आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली जो कोफिशिएंट होते हैं उसको ऐड कर देते हैं, ये कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको भी पता है कि जैसे हमने यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि 2a + b b इज इक्वल टू c c प्लस में d स्मॉल d और कैपिटल D इस टाइप से बन रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा नहीं हो सकता है कि a की पावर स्मॉल a प्लस b की पावर स्मॉल b, ये वाला नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह क्या होगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, क्योंकि ये मे और मे नोट भी इक्वल टू जो है वो स्मॉल a और कैपिटल B हो सकता है, कोफिशिएंट के इक्वल हो सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, केवल सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो ये वाला है ये इसके इक्वल हो सकता है, या फिर जो रेट डिटरमाइनिंग वाली रिएक्शन है तो ये इसके इक्वल हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता इसके इक्वल। तो इसलिए हमने इसको x और प्लस y लेते हैं। ये तो आपको पता ही है, एनसीईआरटी का जो लिखा हुआ है वो मैं ही बता रहा हूँ। ओके, अब देखो हमें ये वाली रिएक्शन चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो ये वाली है, x2 + y2 और हमें दे रहा है 2x2। अब देखो एक रिएक्शन इन्होंने ये बोली कि ये रिएक्शन होती है जहाँ पे बहुत फास्ट जो है वो x2 ब्रेक डाउन हो जाता है। एक बोला फिर उसमें से एक x मिलता है, एक y2 मिलता है और फिर xy + y मिलता है और ये सबसे स्लोवेस्ट है। फिर बोलता है x + y मिलते हैं और ये xy बहुत फास्ट है। अब ध्यान से देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ध्यान से देखने हैं। प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रिएक्टेंट इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट में हमें y2 चाहिए, तो y2 यहाँ पर है और x है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 104 पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी जो सबसे स्लो रिएक्शन चल रही है वही से रेट डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पर जो हमारी रेट डिटरमाइन वाली रिएक्शन है वो कौन सी है, वो वाली हमारी ये है, क्यों, ये सबसे स्लोवेस्ट है।
बट इसमें एक पैच है, इसमें y2 तो है जैसा कि मेन रिएक्शन में है, बट इसमें x है, x2 नहीं है। तो x2 हम कहां से ले सकते हैं, मतलब इस x की जगह हम x2 कहां से जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, तो हम कर सकते हैं इस रिएक्शन से। तो इस रिएक्शन से हमें अगर करना है तो यहां पर इस x की जगह x2 लाना है, तो हम कैसे लिखेंगे, वो इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है यहां पर सबसे ज्यादा। अब देखो सिंपल सा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर इसको जो रेट है वो निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या होता है, रेट इज इक्वल टू क्या होगा हमारे सामने, जो हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, के निकालेंगे, जो कांस्टेंट होता है वो निकालेंगे। तो के इज इक्वल टू क्या होता है आपका रिएक्टेंट अपॉन में प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, आप मुझे बताना, वो होती है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ओके, तो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है हमारे सामने, x2 है, ये चीज क्लियर होगी। अब प्रोडक्ट क्या है, 2x है, तो x की पावर 2 कर सकता हूं मैं, क्योंकि x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ये x की पावर 2 लिखेंगे जब हम रेट कांस्टेंट के इक्वल लिख रहे हैं। तो अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ k इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 अपॉन में x2। अब हमें यहां पर इस x को हटाना है, तो इस x की वैल्यू पुट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x2, तो x इज इक्वल टू के एक्स की पावर 2। अब ये जो हमारे सामने जो पावर है वो इधर चली जाएगी, तो ये अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, तो x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, x2 की पावर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बस ऐसा लिख लीजिए। अब x2 की पावर 1/2 प्लस में y की पावर तो 1 है ही, और इज इक्वल टू क्या हो गया, x एंड y। अब डायरेक्टली क्योंकि ये स्लोवेस्ट स्टेप है और जैसा का जैसा है एज इट इज है, तो अब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारी जो मेन रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसको रिएक्शन लिख दिए। तो अब हम जो इसकी पावर वो डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो एक में तो हमारे पास 1 है और एक में हमारे पास हाफ है, तो ये क्या हो गया, 1.5 हो गया। तो हमारे पास में 1.5 कौन सा, ये वाला ऑप्शन है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। सिंपल है, सबसे पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखो, फिर उसके जो भी हमें अगर सेम है तो उसको एज इट इज लिख दो, अगर सेम नहीं है तो उसकी वैल्यू पुट करके और यहाँ पर वैल्यू कर दो, फिर आ जाएगा आंसर। क्लियर है, जो एनसीईआरटी है मैंने आपको बता दिया, 104 एंड 102 के अकॉर्डिंग तो मैंने बताया, और ज्यादा कुछ किया नहीं है। ओके, The decomposition of phosphine on tungsten at low pressure is a first order reaction. It is because यहाँ पे बोला है कि जो फोस्फीन का डिकम्पोजिशन है उन टंगस्टन में वो लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर है। ऐसा क्यों है? रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवर, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवर, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस कवर, या फिर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो। तो देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है लो प्रेशर, क्योंकि अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखोगे एनसीईआरटी में, तो वहां पर जीरो ऑर्डर के अंदर जो है वो एक एग्जाम्पल दिया गया है और वहां पे लिखा गया है कि फास्ट जो हाई प्रेशर होता है तो वहां पर जो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, अगर प्रेशर हाई होगा तो वो कौन सी रिएक्शन को फॉलो करेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा, और वहां पे क्या होगा, कंप्लीट कवर हो जाएगा सरफेस एरिया। बट यहां पर क्या होगा, जो आपका अगर स्लो प्रेशर रहेगा तो रेट जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा सरफेस कवरेज के, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, ये एनसीईआरटी में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर मेंशन किया हुआ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 13 देखते हैं। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले भैया, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। द रेट कांस्टेंट फॉर द ये रिएक्शन है, इसका ये रेट कांस्टेंट है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5m देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट्स पूछा है। समझ आ रहा है क्या पूछा है? यहां पर हमारे सामने ए बी है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इतना है, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट्स पूछा है। एक्चुअल में तो ये जो आगे वाला रिएक्शन वगैरह करवाएंगे वहां से आएगा, बट आपको बता दूं सबसे पहले में ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सा रेट लग रहा है यहाँ पे, कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ये सब कहां से हमें पता चलेगा। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 103 वहां पर टेबल बनी हुई है। कौन सी टेबल है? 4.3, चैप्टर नंबर 4 की टेबल 3 है। तो वहां पर हमें जो है वो अलग अलग क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ये यूनिट कौन सी है। तो जो मोल पर लीटर पर सेकंड वाली जो यूनिट है वो जीरो ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहां से इस यूनिट से हमें पता चलेगा कि सबसे पहले की वो कौन सी रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर वाली है, जीरो वाली, फर्स्ट वाली। फर्स्ट में क्या होता है, केवल पर सेकंड। तो इस टाइप से हमें पता चलेगा। और वहां पर क्या हो जाता है, सेकंड ऑर्डर में मोल पर लीटर पर मोल पर सेकंड आ जाता है वहां पर। अब यहां पर देखो सिंपल सा, अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये हमें पता चल गया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सबसे पहले क्या पता चल गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पता चल जाता है तो हमारे जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 105 है, कौन सा, एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 105 है, वहां पर जीरो ऑर्डर के लिए रेट मेंशन है।
अब रेट क्या होगा, देखो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, डी रिएक्टेंट अपॉन में डी टी होता है, ये तो आपको पता है, बिल्कुल क्लियर पता है। अब यहाँ पर देखो रेट का जो ऑर्डर है वो जीरो है, तो जीरो तो ये तो वन रह गया, तो वन क्या हो गया हमारे सामने इज इक्वल टू ये कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई डायरेक्टली हो जाएगा टी से। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल सा क्या करना पड़ता है, जो रेट होता है वो होता है के इंटू टी। तो K इंटू टी है, तो हमारे सामने ये कंसंट्रेशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर है और कंसंट्रेशन कितना भी चेंज कर दो रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। हमारा सिंपल सामना ये पता चलना चाहिए। तो हमें केवल रेट कांस्टेंट और टाइम से मतलब है। टाइम किस में लेंगे, टाइम लेंगे सेकंड में। तो रेट कांस्टेंट लेते हैं 0.6 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय टाइम करना है। देखो रेट इज इक्वल टू के इंटू टी होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 105 पर मेंशन है, वही बता रहा हूं। अब ये चीज हो गई, तो टाइम क्या हो गया 20 मिनट्स इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने कितना आएगा, ये 0.72 आएगा, 0.72 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो 0.72 कहाँ आ रहा है, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। 2013 का क्वेश्चन है, फॉर ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2 एंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 3, द कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड इज डबल, द रेट विल बी इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ। सिंपल देख लो, सिंपल सा देख लो क्या करना पड़ता है इस टाइप से। इन्होंने बोला है ए एंड बी के बीच में कोई रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बनता है, ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अब इन्होंने बोला है कि ए का जो ऑर्डर है वो 2 है, बी का ऑर्डर जो है वो 3 है। तो ए का ऑर्डर हो गया 2 और बी का ऑर्डर हो गया 3। क्लियर हो गया। ओके, अब यहां पे ए का ऑर्डर 2 और बी का ऑर्डर हो गया 3, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला है, तो टोटल ऑर्डर कितना हो गया, टोटल ऑर्डर हो गया 5। अब इन्होंने बोला है कि यहां पर कंसंट्रेशन दोनों की डबल करते हैं। अगर देखो यहां पर अलग अलग करते हैं ना भाई, एक की डबल कर रहे हैं, एक की ट्रिपल कर रहे हैं, एक की 4 टाइम्स कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपल ए की पावर 2 और बी की पावर 3 ये लिख दो। अब इसको भी डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो। अब 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगी हमारे पास में 4, और 2 की पावर 3 हमारे सामने, सॉरी क्योंकि इसका रेट 3 है, तो 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 8। तो 8 इंटू 4 कितना हो गया 32। तो इसका जो चेंज होगा इंक्रीज बाय फैक्टर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है इसमें। ओके भैया, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इस टाइप के अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए, यहाँ पे बोला गया इन द रिएक्शन ए एंड बी वापिस प्रोडक्ट बना रहे, रेट इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, यानी रेट डबल हो रहा है जब कंसंट्रेशन बी डबल करिए। रेट इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8 देन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन हमें बताना है। अब देखो सिंपल सा क्या करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ए और बी को एज इट इज रखते हैं। ये हमारी ए हो गई और ये हमारी बी हो गई। हम बोल रहे हैं कि रेट हमारा जो है वो 1 टाइम ही रहा। फिर हम बोल रहे हैं ए की जो कंसंट्रेशन, यहाँ पे एक्स और वाई निकालने वाला फैक्टर है वो हम बाद में देखते हैं। अब देखो इन्होंने क्या बोला, रेट इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। तो ए को ए रहने दो, 2 को बी करो और ये रेट हो गया डबल। अब देखो ध्यान से, हम पहले बी निकालेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, ए का ए रहा, क्लियर है। अब ये 2 आ गया, तो हम किसकी पावर 2 करें कि हमें 2 मिले। यहां पर ये x है ना, अब 2 की पावर कितनी करें कि हमें 2 ही मिले। अगर 2 की पावर 0 किया तो 1 मिला, कोई फायदा नहीं है। 2 की पावर हम 1 करेंगे, सॉरी 2 की पावर 0 किया तो हमें 1 मिला। 2 की पावर अगर 1 करेंगे तो 2 इंटू 1 तो 2 मिलेगा। इसका मतलब जो y है वो हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि a तो हमने इक्वल काट दिया। अब ये b की पावर y इज इक्वल टू 1 है और 2 भी कर दिया, y इज इक्वल टू 2 हो गया। तो मतलब जब b को डबल कर दिया तो ये भी डबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम 2 की पावर कितना रखें कि हमें 2 मिले, तो 2 की पावर 1 रखना पड़ेगा। तो b तो हमें मिल गया कि 1 आना चाहिए, b हमें क्या मिल गया, 1 आना चाहिए। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, आगे इन्होंने बोला है कि जब दोनों की कंसंट्रेशन हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो रेट बताना है। अब देखो ध्यान से, a अपॉन में 2b इज इक्वल टू क्या था, 2 था, सही है। अब 2a अपॉन में 2b क्या हो गया हमारे सामने, 8 हो गया। क्लियर है, ओके। अब देखो ये पहले 2 था, अब ये तो कट हो गया ना दोनों, ओके। ये पहले 2 था और भी इसको 2a किया तो 8 हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल देखिए, अब इसकी
इसको इससे कट कर लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा ना, तो इसको डबल कर रहे हैं तो ये कितना टाइम हो रहा है, 4 हो रहा है। तो हम 2 की कितनी पावर रखें, x कितनी रखें कि 4 मिले, 2 की कितनी पावर रखें कि हमें 4 मिले, सिंपल हो गया। तो 2 की पावर अगर 2 रखेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो a की पावर होगी वो 2 होगी और b की पावर जो होगी वो 1 होगी। तो यहाँ पर 2 की a पावर 2 है और b की पावर 1 है, इसमें तो 2 2 ये हट गया और यहाँ पर हमारा जो आंसर मिल गया हमें ये वाला ऑप्शन डी। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी आगे चलते जाइए, सारे कन्फ्यूजन इस टाइप के और क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको अच्छे से समझाता जाऊँगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तो डायरेक्टली स्टेटमेंट टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इनकरेक्ट क्या है ये बताना है। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइन ओनली एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये तो हम बता चुके हैं कि वो एक्सपेरिमेंटली होता है। ये भी हम बता चुके हैं कि स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं होता है जब तक कि वो वन स्टेप रिएक्शन ना हो या डिटरमाइंड स्टेप ना हो तो ही, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला तो इसमें हम बात करें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उसकी पावर को ऐड करते हैं। जैसे हमने बात की थी पहले क्वेश्चन के अंदर जो 2017 वाला था, क्वेश्चन नंबर 11 वाला, तो वहाँ पे हमने करके भी दिखाया था कि कैसे 0.5 + 1 करके, और हमने टोटल ऑर्डर 1.5 निकाला था। और हमने एक बात करी भी थी जहाँ पे 3 और 2 की पावर थी, उसको भी ऐड किया था। रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की पेज नंबर 104 पे डायरेक्टली मेंशन है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, होल नंबर होने की कोई जरूरी नहीं है, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो ये जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 17 है। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर। अभी इस टाइप का सेम क्वेश्चन करके आए थे और मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 13 में कि हमारे पास में एनसीईआरटी का पेज नंबर 103 है, वहां पर टेबल 4.3 मतलब चैप्टर नंबर 4 की टेबल 3 में हमें जो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर सबके लिए दिया हुआ है, तो वहां पर हमें कहां पर हमारे सामने आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे सामने जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकंड ऑर्डर, ये हमारे जीरो ऑर्डर पूछा तो ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये वाला सेकंड ऑर्डर हो गया और ये वाला फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। अब देखो यहाँ पर सिंपल, अभी मैंने आपको बताया था ये वाला देखो a² b² निकालना वापिस है, अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा सब कुछ। मैंने आपको बताया ना कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया था, तो उस टाइप का अगर 15 में कंफ्यूज हो गए थे तो वापिस आ जाएगा। बेस्ड अपॉन द अबाउट डाटा द रेट ऑफ द रिएक्शन हमें बताना है। सिंपल देखो, सबसे पहले ये a वाला है और ये b वाला है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ओके, अब देखो सिंपल सा, सबसे पहले ये 1 1 है, क्लियर है। अब ऐसा देखो जहां पर ये वाला कांस्टेंट है तो b इधर भी 1 है, बट इधर को हमने क्या कर दिया है, 4 टाइम कर दिया है। इसको क्या कर दिया है, 4 टाइम। अब ये देखो ये कितना हो गया, ये भी तो 4 टाइम हो गया। इसको जब 4 टाइम किया तो ये भी क्या हो गया, 4 टाइम हो गया। अब यहां पर देखो a की पावर हम क्या रखें x की, वो हमें 1 के इक्वल मिले हमें, मतलब ये भी जब ये डबल हो रहा है तो ये भी तो 2 टाइम्स हो रहा है, तो हम 2a करें तो इसको 2 हो रहा है, तो हम a की पावर क्या रखें, 2a की पावर क्या रखें कि हमें 2 ही मिले, तो 2 की पावर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ही 2 मिलेगा, तो इसका मतलब a की पावर तो हमें 1 मिल गई। ये चीज़ क्लियर हो गया। ओके, अब ये वाला देखो, ये वाले में हमें सिंपल देखो, अब इसको डबल करें, ये तो दोनों सेम है, हाँ जी। अब इसको देखो, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब ये वाले को डबल करें तो ये भी 4 टाइम हो रहा है, जब इसको हम डबल कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। अब अगर ये दोनों ही 4 टाइम्स हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर जब हम इसकी 2 कर रहे हैं, इसकी x पावर कर रहे हैं, ये 1 था हमारा b, ये 2b हो गया, ये पहले 1 था तो ये हो गया हमारा 4, तो 2 की पावर कितनी करें कि ये 4 टाइम होगा, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो ये 4 टाइम होगा, तो b तो हमारा आ गया, b की पावर वाली जो थी वो तो आ गई 2, और a की जो पावर, इसको 4 टाइम किया तो भी ये 4 टाइम होता है, वो तो इक्वल ही हो गया ना, इक्वल टू 1 हो गया, तो स्क्वायर थोड़ा ही होगा, ये तो 1 होगा, और जब इसको डबल किया है तो ये 4 टाइम हो गया, तो किसको डबल करने पे हमें 4 टाइम मिलेगा, तो वो हमें 2 की पावर 2 पे मिलेगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन ए बी प्रोडक्ट ऑब्जर्व ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू आर था, जब इसको 2a किया, इसको b रखा तो ये भी डबल हो गया, तो ये जब डबल हुआ तो ये भी डबल हुआ, तो a की पावर 2 ही आ गई ना, कि 2 की पावर हम क्या रखें कि वो 2 ही मिले, तो 2 की पावर 1 रखोगे तो ही 2 मिलेगा, तो a तो हमारा 1 आ गया भैया, ये नहीं आएगा, 2 की पावर 1 आ गया, ये तो हमने यहीं से निकाल लिया।
ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एंड बी द चेंज ऑफ फैक्टर ए। देखो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन करके आ चुके हैं हम, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन करके आ चुके हैं हम। अब देखो ध्यान से, दोनों की कंसंट्रेशन जब डबल कर देते तो ये 2a था, सॉरी देखो वही वाला था, a प्लस बी इज इक्वल टू आर। जब हमने इसको 2a प्लस बी किया तो ये हो गया हमारे सामने 2r। जब इसको भी 2a प्लस 2b किया तो ये हो गया हमारे सामने 8r। ये तो कट गया, ये डबल हो रहा है तो ये 4 टाइम हो रहा है। तो हमें ये बताइए कि क्या किसकी पावर रखें कि वो 4 टाइम मिले। तो 2 की पावर 2 रखोगे तो 4 मिलेगा ना। तो हमें सामने सिंपल सा देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 2 रखोगे, इसका मतलब b की पावर क्या रखोगे, 2 रखोगे। तो a तो हमारे सामने 1 था और b की पावर क्या थी, 2 थी। तो वो कौन सा ऑप्शन हो गया, वो हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 है। अब वापिस से वो सारा डाटा दे के और वो सब कुछ हमसे पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखो यहाँ से निकालते हैं भैया, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है बट आप निकाल लेना, क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इस टाइप से है इन्होंने, यहाँ पे आना तो ये यहाँ था बट ये लिखा हुआ यहाँ पर है, बट चिंता होने वाली बात नहीं है। देखो ध्यान से, अब ये सेम रह रहा है, ये सेम रह रहा है, ये सेम रह रहा है, ये सेम रह रहा है। जब हमने Br2 की पावर डबल की तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। जब Br2 को हमने डबल किया x तो ये रहा 0 चेंज। क्या रहा, 0 चेंज, यानी सिंपल 1 का 1 रहा। तो 2 की पावर क्या करें कि ये 1 का 1 रहे, तो 2 की पावर 0 करो। तो Br जो 2 है वो हमारे सामने हो गया 0। इसका मतलब Br2 को उड़ा दो, Br2 को लिखना ही नहीं है रेट में। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन देखो, Br2 Br2 Br2। अब यह Br2 की पावर अगर 1 होगा तो ही लिखेंगे ना, Br2 की पावर तो 0 है। इस Br2 का लिखने का मतलब क्या हो गया, इस टाइप से लिखने का मतलब तो इसकी पावर 1 है। बट हमारे ने जो निकाली है, कैसे निकाली है, देखो ध्यान से देखो समझो। पहले इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे और इसमें देख लेंगे चेंज। फिर देखो इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, और फिर इसमें देख लेंगे चेंज। देखो ये दोनों कांस्टेंट रह गए, फिर इसमें चेंज देख लेंगे। ये डबल हो रहा है तो ये वाला क्या हो रहा है आपका, तो इस टाइप से हम देखेंगे। ये डबल हो रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन की पावर क्या आ गई, 1 आ गई। अभी Br की पावर क्या आई है, 0 आई है। तो Br उड़ कहाँ रहा है, Br हमारे सामने जो है वो ऑप्शन सी में उड़ रहा है। तो सिंपल सा इतना ही निकाल लो ना, यहाँ उड़ गया तो भैया उड़ गया, तो हमने आंसर लगा दिया। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में ये मैकेनिज्म दिए हैं, द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन आयोडीन मॉलिक्यूलर, द रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे सबसे पहले ये याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब सिंपल अगर ये हमने एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है और अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है तो हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड करना पड़ता है। तो ये तो हो गई थर्ड ऑर्डर, ये तो गलत हो गया भैया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 रिएक्शन हो रही है, ये एक H2ICl है और एक ये HICl है और ये स्लोवेस्ट रिएक्शन है, ये हमें बताना है। अब यहाँ पर मेन रिएक्शन देखो कौन सी है, मेन रिएक्शन आपकी जो है वो H2 + 2ICl है, मतलब ये भी इसके साथ 2 को करने के लिए हमें ये ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा, इसमें हमने क्या पूछा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड विद द गिवन ऑन ऑफ द रिएक्शन। तो इन्होंने पूछा कौन सा मैकेनिज्म ऊपर वाली रिएक्शन के लिए बिल्कुल सही है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक साथ ऐड कर दिया गया। अगर ये एक साथ ऐड कर दिया गया और ये केवल एक ही मैकेनिज्म है तो कोएफिशिएंट ऐड करने पड़ेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, और आप कहोगे ये कहाँ से बोल रहा हो भैया, मैं कहीं से नहीं बोल रहा, मैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 105 के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। अगर एनसीईआरटी की नहीं माननी है, अपनी चलानी है तो चला लेना। अब यहाँ पर देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये वाला स्लोवेस्ट स्टेप रिएक्शन हो गया, 2ICl करना है तो इसको ऐड करना पड़ेगा और इसको अगर ऐड वगैरह करना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें 2-3 स्टेप हो गए। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो तो फर्स्ट ऑर्डर को कर सकती है और ये अगर सिंगल स्टेप है तो ये थर्ड ऑर्डर में जा रही है। तो केवल बी वाला मैकेनिज्म यहाँ पर सही हो सकता है, तो बी मैकेनिज्म जो है वो वाला सही बैठ सकता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे सामने 22। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ द 4 इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी इज डबल। इन्होंने बोला है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू आर। ये चीज क्लियर होगी, ओके। अब ए और इसको जब हम 2b कर रहे हैं तो ये हमें r/4 मिल रहा है, बाय डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, तो ये हमें 1/4 मिल रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर ये हमें 1/4 मिल रहा है तो इसका मतलब जो 2 की पावर x करेंगे 1/4, इसका मतलब नेगेटिव हमें 2 की पावर चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो -2 तो ये वाला रहेगा,
कि इसकी पावर 2 की पावर जब -2 आएगा तो ही वो डिक्रीज होगा बाय द फैक्टर ऑफ 4। ये तो आपको ही पता है। तो यहाँ पर अगर हमें डिक्रीज करना है, कम करना है, माइनस करना है, तो माइनस के लिए तो माइनस की पावर 2 लगेगी ना। तो यहाँ पर हमारे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है। इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कॉन्स्टेंट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है कि यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कॉन्स्टेंट। इसका सिंपल सा क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर रेट कॉन्स्टेंट के इक्वल रखना है, इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अब आपको पता है रेट क्या होता है, रेट होता है डी हमारी जो कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। अब यहाँ पर अगर इसका पावर कुछ भी नहीं है, इसकी पावर अगर 0 रखेंगे तो ही हमें केटी मिलेगा। इसका मतलब ये 0 ऑर्डर रिएक्शन के अंदर पॉसिबल है, जो कि एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 105 पर मेंशन है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इक्वल टू रेट कांस्टेंट हो सकता है इन द 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 24 है। 24 में बोला गया A B और प्लस सी दे रहा है, इट वुड बी 0 ऑर्डर रिएक्शन व्हेन। ये 0 ऑर्डर कब हो सकती है, 0 ऑर्डर रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 105 106 में डिटेल में दिया गया है। अब देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन पे तो कोई डिपेंड ही नहीं करता, जब रेट 0 हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब आगे देखते हैं, द रेट ऑफ रिमेन अनचेंज एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी का कोई मेन नहीं होता, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखा जाए। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज टू डबल, नहीं। द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन। अगर वो 0 ऑर्डर है तो आप उसकी कंसंट्रेशन कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, वो हमारे सामने क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो 0 ऑर्डर होती है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 105 से बताया सब कुछ मैंने आपको। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। फॉर द रिएक्शन, ये N2O5 है, ये 4NO2 है प्लस ऑक्सीजन। रेट और रेट कॉन्स्टेंट हमें दे दिया, ये तो दे दिया रेट और ये दे दिया रेट कॉन्स्टेंट। देन द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एट द टाइम विल बी, एट दैट टाइम विल बी, ये क्या होगा, कंसंट्रेशन पूछा है हमसे। सिंपल सा देखो, अब यहाँ पर देखो, ये सबसे पहले हमें यूनिट देखनी पड़ेगी, ये वाली यूनिट। अब ये वाली यूनिट से हमें क्या पता चल रहा है, ये वाली जो केवल सेकंड इनवर्स वाली यूनिट है ना, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कहाँ पे लिखा है, पेज नंबर 103 एनसीईआरटी में टेबल 4.3 पे यूनिट दी हुई है, मैं पहले ही बता चुका हूँ और इसका रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो रेट से पता चल गया कि ये जो रिएक्शन दी हुई है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये चीज क्लियर हो गया आपको। ओके, अब हमें कंसंट्रेशन अगर निकालनी है तो देखो सिंपल, देखो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन ए की पावर 1 हो गई ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब अगर हमें ए निकालना है तो ये रेट अपॉन में क्या हो जाएगा ना, ए की कंसंट्रेशन अगर हमें निकालनी है, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, तो ये क्या हो जाएगा, रेट अपॉन में कांस्टेंट। यही तो होगा या कुछ अलग हो जाएगा, यही होगा, तो सिंपल लगा लो। अब रेट हमारे सामने दिया हुआ है, ए की कंसंट्रेशन अगर निकालनी है, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो रेट अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे सामने, कांस्टेंट। अब रेट क्या दिया है, देखो रेट दिया है 102 इंटू 10 की पावर -4। कांस्टेंट क्या दिया है, 3.4 इंटू 10 की पावर -5। ये ऊपर चला जाएगा तो +5 हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा -4 आ जाएगा। अब ये 3.4 है तो इसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 चला जाएगा। तो हमारे सामने जो कंसंट्रेशन आई वो क्या आई, 3 आ जाएगी। तो 1.72 रेट ओ 3 आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 107 पे दी हुई है, सब कुछ वहीं से किया है हमने, कोई चेंज नहीं किया है हमने। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने रहा। अब सिंपल देख लो, ये वाला वापिस वही बताना है कि यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन चेंज होने पे क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले ए को सेम रखूँ, अब इसको डबल करने पे ये डबल हो गया, बी को 2 टाइम करने पे ये हमारे सामने 2 हो गया। तो 2 की पावर क्या रखेंगे, 2 आई तो 1, तो बी को रख दो भैया 1। ये चीज़ क्लियर होगी। ओके, अब 1 की पावर 1 आया ना, 1 की पावर 1, तो हम 2 की पावर क्या रखें तो हमें 1 मिले, क्योंकि इसको जब डबल कर रहे हैं, ये ए वाला है तो ये सेम ही रह रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो 2 की पावर क्या करें कि ये 1 मिले, तो 0 करो भैया। तो ए की पावर जब 0 होती है तो कुछ लिखा नहीं जाता है, और बी की पावर ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो रहा है, तो 2 की पावर 1, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। इस टाइप से कर लेना। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 27 है। ये बोला गया है कि द गिवन रिएक्शन, केवल एक ही रिएक्शन दे दी है,
अब हमें देखो एक ही रिएक्शन अगर दे दी है कि हाँ ही कोई स्लो फास्ट कुछ नहीं बताया है, कहीं कोई चीज़ और बताई नहीं, इसके बारे में बात नहीं कही है, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, इसको हम मान के चलेंगे कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाला स्टेप दिया हुआ है। और अगर रेट डिटरमाइनिंग वाला स्टेप दिया हुआ है यानी हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन दी हुई है, तो हम सिंपल सा एलिमेंट्री रिएक्शन दी हुई है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है तो 1 स्टेप में हो जाती है। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन दी हुई है और कुछ भी नहीं मेंशन किया है तो हम डायरेक्टली कोफिशिएंट को ऐड करेंगे फिर तो, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये कौन से ऑर्डर हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर हो जाएगी। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 28 है। वापिस से वो सारा सिस्टम देखे और हमसे AB3B पूछा गया। देखो ध्यान से देखना। ये हमारे सामने, ये पहले बी निकालें या ए निकालें, आप बता दो खुद ही। ए निकाल लेते हैं ना, ए बी करके चलेंगे तो ए निकालते हैं। देखो ए निकालने के लिए इसको 35, इसको 35, चाहे इसको कर लो, तब इस ये 35 और ये भी 35। अब ये हो गया डबल, ये डबल होने पर ये क्या है, कोई भी चेंज नहीं। तो इसको 2 की पावर ए पे रखने पे कोई भी चेंज नहीं, 1। तो यहाँ पर हम ले देते हैं x। अब 2 की पावर क्या रखें कि हमें 1 नहीं मिले, आप खुद ही बता दो भैया। तो 2 की पावर जब हम 0 रखेंगे तो ही हमें 1 मिलेगा ना। तो a की पावर क्या आ गई, a की पावर आ गई 0, और जिसकी 0 पावर आ गई उसको लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो ये हमारी a के पावर 0 आ गई। अब हम कंपैरिजन करते हैं, देखो इनमें किसके अंदर, ये 12 और ये भी 12, ये 12। अब इसको डबल करते हैं 0.5, तो ये हो गया 8 टाइम। तो यहाँ में 2 की पावर क्या रखें, x ये भी है कि वो हमें 8 मिले। 2 की पावर क्या रखें कि वो हमें 8 मिले। तो 2 की पावर 3 रखोगे तो 8 मिलेगा ना। 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो इसकी पावर रखेंगे 3 तो मिलेगा 8। तो b की पावर 3 और a की पावर 0, a की पावर 0 है, 1 नहीं है, a की पावर 3। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया आपको। ओके तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और यहाँ पर ये नीट 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। हमें यहाँ पर रेट कांस्टेंट दे दिया है, यानी कि हमें दे दिया है द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम इज। अब हमसे यहाँ पे टाइम पूछा है और रिएक्टेंट दिया है कि वो स्टार्टिंग में 2 ग्राम है, उसको रिड्यूस करने के लिए 0.2 ग्राम तक हमें कितना टाइम लगेगा। और जो हमें रिएक्शन दिया है वो कौन सी दी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी है। अब देखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 107, वहाँ पर एक फॉर्मूला डायरेक्टली मेंशन है। अगर हमें रेट कॉन्स्टेंट दिया हो, टाइम पूछा और वहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, रिएक्टेंट भी दिया हुआ है कि कितना कितना हो रहा है। तो देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला है K = 2.303 अपॉन में T। यहाँ पे क्या है, टाइम है, अपॉन में लोग, यहाँ पर R इनिशियल अपॉन में R फाइनल। ये हमारे सामने फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 107। अब देखो K हमें दे दिया, मतलब K हम पुट कर देंगे। इनिशियल हमें दे दिया कितना है, 2 ग्राम है। फाइनल हमारा कितना है, 0.2 ग्राम है। इसका मतलब ये, इसको यहाँ पर ले जाते हैं × 10, तो ये आपका आ गया log 10। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ पर क्या है, के जो है उसको इधर ले जाएंगे, टी को इधर ले जाएंगे, और ये log 10 हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारे सामने, यहाँ पर सिंपल सा ये हो जाएगा हमारे सामने कि यहाँ पर अगर हमें टी निकालना है तो वो 2.303 में डिवाइड कर देंगे, किससे, के से। और log जो 10 आया था, log 10 कितना होता है, 1 होता है, तो वो 1 रहेगा। अब सिंपल ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर 2.303 इंटू, यहाँ पर देखिए ये 10 की पावर जो 3 था, इसको यहाँ पर के था, तो 4.606 इंटू 10 की पावर 3 ऊपर ले जाते हैं, ये 1/2 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, 1000 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया, 500 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया डायरेक्टली कितना, 500 सेकंड। डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी थी और फार्मूला हमारे सामने जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेज नंबर 107, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया, if the rate constant for the first order is k, the time required for the completion of 99% of the reaction is। हमसे पूछा है कि अगर 99% इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो वहां पर टाइम जो है वो कितना लगेगा। अब 99% का मतलब क्या हो गया, देखो समझो, वो सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे, k = 2.303 अपॉन में t। हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर k पूछा है तो k ही लगाना है ना मैम। ओके तो यहाँ पर देखिए द टाइम रिक्वायर्ड पूछा है, सॉरी द रेट कॉन्स्टेंट हमें के दिया है, के की फॉर्म में बताना है मतलब। ओके देखो टी पूछा है, अब लोग हम क्या कर देंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 100, अब 99% कंप्लीट हो गई तो लास्ट में कितनी बची 1। ये चीज क्लियर होगी। तो अब यहाँ पर क्या बचा, सिंपल देखो ये बच गया log की पावर 2,
ये हो गया हमारे सामने। log की पावर 2 क्या होगा हमारे सामने, 2 आगे आ जाएगा, log 10 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 अपॉन में t। अब t इधर लेके चले जाएंगे और k इधर ले आएंगे, तो 2.30 कितना है, 4.6। तो अब देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4.6 डिवाइड बाय k, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सेम वही फॉर्मूला वापिस लगा दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है 31। अब 31 में क्या बोला गया, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट हमें दे दिया, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम टू 10 ग्राम। वापिस से सेम वही फॉर्मूला लगा लोगे या नहीं लगा पाओगे, देखो सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर वापिस से वही लगाना है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log, इस बार इनिशियल कितनी है 40 ग्राम है और यहाँ पे फाइनल कितनी है 0, तो log 4 लगाना है हमें। क्लियर हो गया, तो log 4 जो है वो लिखेंगे। अब यहाँ पर log 4 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्लियर है। और ये हमारे सामने वैल्यू, अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि गिवन 10 बाय log इज इक्वल टू 0.303, ये वाला हमें सिस्टम दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर सिंपल क्या है, log जो 4 होता है उसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब तो ये 2 आगे ले आओ और log 2 हमें यहाँ पर जो दे ही दिया है वैल्यू, अब इस टाइप से सिंपल ये कर लो ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे सामने रिएक्टेंट दिया है, तो ये 2.303 दिया, तो ये तो कट ही गया और ये हो गया 10 की पावर 3। अब 10 की पावर क्या हो गया, 2 इंटू 10 की पावर 3 log 2। अब log 2 की वैल्यू क्या है वो कर लो, तो 2000 मल्टीप्लाई बाई ये जो वैल्यू हमारे सामने 3010, इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, और इसको रख लो, यहाँ पर हमारे सामने आंसर आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करके आंसर करोगे तो हमारे सामने आंसर आएगा 602 सेकंड। मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड करके आप कर सकते हो। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे, सॉरी 32 के बारे में। यहाँ पे क्या बोला गया, द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर। हमें बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के बीच में हमारे सामने मेन क्या डिफरेंस होता है। ओके भैया, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, the rate of the first order reaction does not depend on the reactant concentration, the rate of the second order reaction does depend on the reactant concentration। देखिए, तो अगर आपको पता है कि तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, उसका जो रेट कांस्टेंट होता है वो किस में नहीं डिपेंड करता, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, बट जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसको डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड के बारे में। द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ये साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 107 पे ये लिखा हुआ है कि यस, जो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की होती है वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, बट जो हाफ लाइफ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर है वो डिपेंड करती है। आगे देखते हैं, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड सेकंड ऑर्डर, ये तो गलत लिखा हुआ है। द रेट ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द, यहाँ पे बोला कि ये आपका जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है, सेकंड ऑर्डर डिपेंड नहीं करता। तो ये भी यहाँ पर ये सेकंड वाला लिखा है वो गलत लिखा है। अब हमारा जो सही लिखा है, हमसे करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी की हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो नहीं डिपेंड करती है, बट जो सेकंड ऑर्डर होती है वो डिपेंड करती है। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पेज नंबर 107। ओके भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर। अब आपको खास बात बता दूं कि जो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है उसमें क्या होता है आपका log अपॉन में 2 के। अब यहाँ पर ये कहीं से कहीं तक जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो आपकी हाफ लाइफ के ऊपर जैसी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब क्या, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 110 पे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें जो रेट कांस्टेंट होता है वो डिपेंड नहीं करता, बट हाफ लाइफ डिपेंड करेगी। अब हाफ लाइफ कैसी होगी, हाफ लाइफ होगी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर देखिए, आपको याद रखना है यहाँ पर क्या करें, द रिएक्टेंट इज डबल, अगर रिएक्टेंट डबल करें हैं तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। और टी हाफ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट कांस्टेंट के। अब आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे टी हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन के, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर यहाँ पर रिएक्टेंट डबल हो गया तो उसका हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। और अगर ये होता हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर तो डिपेंड ही नहीं करती है, तो वो रिमेन सेम रहता। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने वो फर्स्ट ऑर्डर वाला पढ़ लिया था, जीरो ऑर्डर हमें क्वेश्चन थोड़ा सा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्टेंट रेट। हमारे सामने जो है वो रिएक्शन रेट दे दिया है, मतलब यहाँ पर रेट कौन सा दिया, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस 5 ग्राम। अब कर लोगे, वापिस से बता रहा हूँ, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 29, 30 ऐसे किया था वैसे ही सेम फॉर्मूला है। क्या था
K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log। अब यहाँ पर इनिशियल कितना है 20 है, फाइनल कितना है 5 है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो गया, 4 में वापस वैल्यू पुट कर लो और सारा कुछ आ जाएगा। अब देखो T इधर ले जाओ, K इधर ले जाओ, तो ये आपका क्या आएगा 2.303 log 10 की पावर -2, और ये log हमने जो 4 था उसको 2 की पावर 2 कर दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 0.3 क्यों कर दिया, क्योंकि log 2 की वैल्यू ले आए। अब इस सब को जो है आप क्या कर लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे। जब इस सब की कैलकुलेशन हो जाएगी तो आपके सामने जो है वो आंसर क्या निकल कर आएगा, 138 सेकंड निकल कर आएगा। कैलकुलेशन आपने बता दिया, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लिए, कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35 है द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमारे सामने दे दिया, रेट दे दिया 10 सेकंड, एंड यहाँ पे बोला गया द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.1 लीटर एट 10 सेकंड, और बोला गया है 0.2 एट 20 सेकंड आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन पूछा है। क्या पूछा है, हाफ लाइफ पूछा है। तो हाफ लाइफ अगर पूछा है तो आपको पता है कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। हाफ लाइफ क्या होता है आपका, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो होता है वो होता है ln2/k, या तो ln2/k कर दो, और ln2 की वैल्यू कितनी है 0.693 अपॉन में k कर दो। तो देखो t हाफ क्या हो गया हमारे सामने 0.693/k। अब देखो हमें यहाँ पर कहीं से भी k कांस्टेंट नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, रेट दिया। यहाँ पर ये इतना रेट है और ये 10 सेकंड पे है, ये इतना रेट है और ये 10 सेकंड पे है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये मोलरिटी हमारी स्टार्टिंग में इनिशियल दी है, ये फाइनल दी है, और ये टाइम दिया है हमें 10 सेकंड पे। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हमें वो पहले k निकालना पड़ेगा। अब k कैसे निकालेंगे, k इज इक्वल टू वापिस वही 2.303। अब यहाँ पर T2 माइनस T1 यानी चेंज इन टाइम, और फिर लोग यही वापस से हम ले लेंगे। इनिशियल कितनी है हमारे पास में 4, फाइनल कितनी है 3। मैंने 4 क्यों लिया है, क्योंकि देखिए 0.03 और 0.03 है तो बात तो वही आ जाएगी कट पिटा के। क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो हम 20 माइनस 10 करेंगे, क्योंकि देखो ये 20 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेकंड। अब इस सब को वैल्यू पुट करके जब निकालोगे तो हमें k जो मिलेगा वो मिलेगा 0.0287। क्या मिलेगा 0.0287। तो अब t हाफ निकाल लो, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में 0.0287। इसको निकालोगे तो ये लगभग 24 सेकंड के आसपास आएगा। तो 24 सेकंड आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36 में आ चुके हैं, और 36 में हमसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया सिंपल सा, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड इन द रिएक्शन इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड, द रिएक्शन ऑर्डर इज। अब यहाँ पर कौन सी ऐसी हाफ लाइफ है जिसके ऊपर रिएक्टेंट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, सेकेंड ऑर्डर, मोर देन 0 बट लेस देन फर्स्ट 0 ऑर्डर, या फिर आपकी फर्स्ट ऑर्डर। कौन से ऑर्डर वाली रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है, सिंपल सा है, एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 111 पे और 11107 पे दोनों पे लिखा हुआ है कि जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो आपकी डिपेंड नहीं करती है। और 101 पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टी हाफ इज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो वो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो वो डिपेंड नहीं करती है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 37 है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ए रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 2 आवर, यानी एक रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट होती है कब, 2 आवर के अंदर, 75% कंप्लीट इन 4 आवर। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, हमसे ऑर्डर पूछा है। तो देखो 100 रिएक्शन से 50% जाने में लगे उसको 2 आवर। अब इसका हाफ जब होगा तो वो हमारे 75% कंप्लीट हो गई। क्लियर है। इसका मतलब अगर इसको उल्टा करोगे तो वो 1 से 50 और फिर उसके बाद में जो है उससे आगे हाफ हो गई। अब 50 की हाफ होगी 75% और हो गई। तो ये यहाँ पे भी 2 आवर लगे और यहाँ पर इसको 75% कंप्लीट करने के लिए 4 आवर लगे, मतलब उसका हाफ लाइफ चल रहा है। तो ये वाली जो ऑर्डर होगा वो डिकेइंग वाला चल रहा है, और ये क्या होगा, एनसीईआरटी के पेज नंबर 107 के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो हमारा ये रिएक्शन कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में बोला था हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सर्टेन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ये हाफ लाइफ दे दिया है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस टू फॉल फ्रॉम, यहाँ से मिलीग्राम से यहाँ तक के लिए हमें बताना है कि क्या आएगा। तो ये क्या बताने की कोशिश करें और क्या पूछने की कोशिश करें, आपको थोड़ा सा होगा कन्फ्यूजन। अब देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर करने के लिए अगर हमें यहाँ पर हाफ लाइफ दे दी है और ये टाइम रिक्वायर पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले इसका हाफ लाइफ करके ये कब आ सकता है ये देख लो बस पहले। अगर ये कर दिया तो आ जाएगा। देखो ये पहले 1.28 है, क्लियर है,
और यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूं, दोनों जीरो को हटा दूं, तो सिंपल सा देखो 128 से 4 तक जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो 128 से जब हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 64, 64 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 32, 32 का हाफ करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 16, 16 का हाफ करेंगे तो 8 और 8 का हाफ करेंगे तो 4। तो कितना लगा, एक ये वाला हाफ लाइफ पीरियड लग गया, फिर सेकंड लग गया, फिर थर्ड लग गया, फिर फोर्थ लग गया, और फिर कितना लग गया, फिफ्थ लग गया। मतलब 128 से जाने के लिए 4 तक जाने के लिए मुझे 5 हाफ लाइफ पीरियड जो है वो टोटल कंज्यूम हो गए। तो हमारे सामने हाफ लाइफ एक का दिया हुआ है कितना, 138। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 5 से, तो ये कितना निकल कर आएगा, 690 निकल कर आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बहुत आसानी से, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। 39 है दी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का दे दिया, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब इससे आसान कोई क्वेश्चन शायद ही होगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ जो होता है वो 0.693 बाय के होता है। टी हाफ दे दिया है, के पूछा है, तो सिंपल के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ जो दिया हुआ है वो कितना है, 3086। इसको इससे क्या कर लेंगे, डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमें मिलेगा कितना, 0.5 इंटू 10 की पावर -3 वाला मिलेगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन भी कैलकुलेशन करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में बोला गया इफ द 60% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट, 50% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड बाय अप्रोक्सीमेटली log 4 और log 5 की वैल्यू दी हुई है। अब देखो सिंपल हमें हाफ लाइफ के लिए क्या करना पड़ता है ये देख लो, और फिर वहां से निकाल लेंगे। देखो हमसे ये 50% का मतलब क्या हो गया कि हाफ लाइफ पीरियड हो गया, हाँ या ना, 50% ऑफ द सेम रिएक्शन विन अप्रोक्सीमेटली ये पूछा है। तो टी हाफ के लिए क्या होता है, 0.693 अपॉन में के। अब हमें क्या निकालना है, के निकालना है। क्या निकालना है, के निकालना है। अब के कहाँ से निकालेंगे, ये जो पहला वाला चीज दी हुई है इससे निकालेंगे। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में मिनट कितनी हो गई, 60। कितनी मिनट हो गई, 60 अपॉन में ये जो इनिशियल कंसेंट्रेशन थी वो कितनी थी हमारे सामने, 100। अब ये फाइनल 60% कंप्लीट हो गई तो बची कितनी हमारे सामने, 40। ये चीज क्लियर हो गया। इनिशियल में कितनी थी, 100, मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन थी। फाइनल कितनी, 60% कंप्लीट होने के बाद में 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। तो इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा हमारे सामने लॉग। अब देखिए log 2.5, अब log 2.5 की वैल्यू क्या होगी, लगभग 0.30 से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, यानी इसको मान लीजिए 0.39 के अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको डायरेक्टली जो है आप सॉल्व कर लीजिए, किससे, 2.303 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई बाई 0.39 जो होती है वो वैल्यू होती है। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसका ये कैलकुलेशन करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। के हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 0.0148। कितना मिलेगा, 0.048। तो टी हाफ इज इक्वल टू हमारा कितना था, 0.693 अपॉन में के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, हमारे सामने जो है वो टोटल मिनट्स आएगी। अब मिनट्स क्यों आएगी, क्योंकि सब जब हमने के निकाला था वो इन मिनट्स निकाला था, मिनट्स की वैल्यू ली थी, उसको सेकंड में नहीं लिया। अगर सेकंड में लेते वो सब करते तो सेकंड में आता, बट हमने एज इट इज मिनट में ले लिया क्योंकि आंसर भी हमें मिनट में ही चाहिए था। तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट इन द इनिशियल कंसेंट्रेशन, ये दिया है। द हाफ लाइफ पीरियड पूछा गया है। हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली होता है टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाय, मैंने के आपको बोला था, और इसको बोल सकते हो 0.693 अपॉन में के। तो ये होता है, ये डायरेक्टली दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है आपका एनसीईआरटी के अंदर, तो ये डायरेक्टली होता है, इसमें कोई वो बात ही नहीं है ना, क्योंकि इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी है, रिएक्शन रेट दिया है एंड रेट एट रेट कंसेंट्रेशन। इस रेट कंसेंट्रेशन पे हमारा जो रिएक्शन रेट है वो ये वाला है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, अब ये देखो यहाँ पर ये जो है वो रेट कॉन्स्टेंट नहीं दिया है, मतलब ये अगर पर सेकेंड होता तो वो रेट कॉन्स्टेंट वो नहीं दिया है हमें यहाँ पर। हमें यहाँ पर जो है वो रिएक्शन रेट दिया है, रिएक्शन रेट जो होता है उसमें जो है एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 106 एंड 107 में पूरा वो बताया गया, और वहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है कि वहाँ पर ये फॉर्मूला दिया है आर के अपॉन में आर, यानी जो रिएक्शन आपका रिएक्शन रेट है वो रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाई बाय आर करके निकाल सकते हो आप। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, देखो टी हाफ लाइफ पीरियड पूछा है।
अब देखो यहाँ पर सिंपल क्या पूछा है, हाफ लाइफ क्या होता है कई बार बता चुके हैं, इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। अब के निकालना है तो के के लिए ये वाला फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में दिया उससे निकाल लेंगे। देखो के इज इक्वल टू आर अपॉन में आर क्या है हमारा 2 इंटू 10 की पावर -5, और ये क्या है हो गया हमारा, ये हो गया 0.01। इसको हटाएंगे अगर तो यहाँ पर चला जाएगा 100 चला गया तो ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर -3। ये चीज क्लियर हो गया। तो के आया ये तो वाला हमारा। अब ये जब के आ गया तो हमारे सामने टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में क्या आएगा हमारे सामने 2 इंटू 10 की पावर -3। अब 2 इंटू 10 की पावर -3 है तो ये हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप लगा लीजिए यहाँ पर ये भी तो हमारा 10 की पावर -3 जाएगा, इसको अगर करेंगे तो 10 की पावर -3 कैंसिल हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा लगभग 347 के आसपास, तो हमारा आंसर बन गया 347 सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। अब देखिए द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना दिया है, यहाँ पर ये 0.5 कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड, सेम वही कॉपी पेस्ट है जो 2005 में था वही 4 में पूछा गया। वापिस से पहले के निकालेंगे, के हमें आर अपॉन में क्या करना पड़ेगा ये वाला आर, तो ये हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर -2 है और इसको 0.5 कर देंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर -2। अब हम लगा देंगे इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में क्या आएगा हमारे सामने, अपॉन में आएगा हमारे सामने सॉरी कितना 3 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको कट कर लीजिए, तो यहाँ पर इसको कट करोगे और फिर इसको डिवाइड करोगे तो आएगा हमारे कितना 231, ये 231 आएगा पॉइंट में 23.1 आएगा ये, तो 23.1 आएगा तो ये हमारे 23.1 मिनट आ गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। अब देखो द रिएक्शन हमारे फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक बोल रहे हैं यहाँ पर। देखो द टाइम टेकन 0.8 मेल टू द प्रोड्यूस 0.2 मोल एंड ऑफ द बी इन 1 आवर, यानी यहाँ पर ए के 0.8 मोल थे तो बी के 0.6 मोल बनाने के लिए हमें जो है वो टोटल टाइम लगा 1 आवर। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द कन्वर्जन ऑफ 0.9 मोल टू प्रोड्यूस 6.73। सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देखो सिंपल समझो। सबसे पहले ए और बी, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया कि हमारे पास में जो ए के हैं वो कितने लगे हैं 0.8 मोल और बी के बने कितने हैं 0.6 मोल, इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, तो इसमें चेंज कितना हुआ 0.2 का चेंज हुआ। क्लियर हो गया। अब उसमें देखो अब ये ए का हमारे पास में 0.9 मोल है, इसको जब चेंज करें किसमें 0.675 में, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर भी कितना हुआ 0.275। अब देखो ध्यान से यहाँ पर भी हमारे पास में लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम कंसंट्रेशन है और यहाँ पर भी रिड्यूस होने सेम जा रहा है, तो इसका मतलब जितना टाइम यहाँ लग रहा है उतना ही टाइम जो है वो उसमें भी लगेगा सेकंड वाले में, जब 0.9 से जाएंगे तो वहाँ पर भी सेम टाइम लगेगा, इसका मतलब यहाँ पर भी कितना लगेगा 1 आवर ही लगेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में मान लेते हैं ये 0.8 मोल से ये 0.6 पहुँचे, तो 0.6 पहुँचे तो ये 3 टाइम्स पहुँचे, मतलब क्या हो गया 0.2 का डिफरेंस हो गया 3 टाइम्स हो गया। अब इसी टाइम के इनका बीच में डिफरेंस निकालेंगे 9 के बीच में, वो आएगा 0.275। अब 0.275 से अगर 675 पहुंचा है तो वो भी कितना हो गया 3 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब दोनों 3 टाइम इंक्रीज हो रहे हैं, तो भी सेम चीज़ है, तो इसका मतलब जितना टाइम इसमें लग रहा है उतना टाइम इसमें लग रहा है, मतलब 1 आवर ही लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। 45 बोला गया था फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एनसीईआरटी का पेज नंबर 107 डायरेक्टली हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है। फर्स्ट पावर ऑफ द फाइनल कंसंट्रेशन क्यूब रूट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन स्क्वायर रूट, तो ये इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली बहुत आसानी से ऑप्शन सी। ओके भैया, नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक आ चुका है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन 2019 में पूछा गया है। ओके, अब यहाँ पे बोला गया फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, द रेट कांस्टेंट है 200 केल्विन इतना है। द रेट कांस्टेंट हमें पूछा कितने पे है 400 केल्विन पे पूछा है। अब सिंपल समझो, यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 115 पे अरहेनियस कंसेप्ट का फॉर्मूला दिया गया है। एग्जाम्पल 4.0 जो हमारा है उसमें भी यही लिखा गया है अरहेनियस इक्वेशन। अब अरहेनियस इक्वेशन याद कर लो। सबसे पहले अरहेनियस इक्वेशन होती है log K2 अपॉन में K1। ये K1 क्या है इनिशियल है, K2 आपका क्या है फाइनल है, इज इक्वल टू EA अपॉन में क्या आएगा 2.303
आर, ये चीज़ क्लियर होगी। और 1 अपॉन में T1 माइनस 2 होता है, तो उसको क्या करेंगे T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। ये वाली आप डायरेक्टली याद कर लीजिए इक्वेशन। फिर बता रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं है बोल रहा हूं। log K2 अपॉन में K1, ये K2 आपका फाइनल है, K1 इनिशियल है, इज इक्वल टू EA दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में 2.303 इंटू आर, और ये हमारा टेम्परेचर है T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। क्लियर हो गया। फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 115 पे लिखी है और एग्जांपल 4 में भी लिखी है। अब इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, इसका मतलब ये सब कुछ हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां पर log K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू जीरो है। अब log हटाएंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू 1। K1 तो हमें दिया हुआ है, कितना है हमारे पास में ये है, तो ये K2 इज इक्वल टू K1 ही तो हो गया। तो जितना ये वाला है उतना ही तो हमारा होगा। तो 1.10 की पावर 6 है, तो 1.10 की पावर 6 ही होगा। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। यहाँ पे बोला गया द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। अगर हम यहाँ पर कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो कौन सी जो चीज़ जो है चेंज होती है। तो एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 116 पे मेंशन है कि यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। एक्टिवेशन एनर्जी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्लोप ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, कौन से ग्राफ के अंदर ये स्लोप हम जो है मेंशन कर सकते हैं। तो पेज नंबर आपका 114 एनसीईआरटी में, और वहां पर एक फिगर भी बनी हुई है और वहां पर डायग्राम भी बना हुआ है और वहां पर डायरेक्टली मेंशन है। क्लियर है क्या, कि जो आपका स्लोप होगा वो होगा क्या, हमारा एल एन के वर्सेस 1/t। तो हमारा ये वाला जो ग्राफ है वो निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 49 आ चुके हैं वापिस से। अब यहां पर देखिए, what is the activation energy for the reaction if the rate is double when the temperature is raised from 20 डिग्री सेल्सियस to 35 डिग्री सेल्सियस। देखो भैया, कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है, बहुत ज़्यादा। फॉर्मूला वही लगेगा अरेनियस वाला जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 46 में लगाया था। ठीक है, अब कैसे लगेगा ये देखो, रेट डबल हो गया तो लोग हमारा जो डबल था K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिख दूं फिर भूल जाओगे, 2.303 आर ये होता है, आर यहाँ पे बता दिया, इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है। और log T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2 होता है। ये सब कुछ होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब सिंपल सा देखो, सबसे पहले टेम्परेचर ये 20 डिग्री है और ये 35 डिग्री सेल्सियस है ना। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना है आपको, क्योंकि देखो यहाँ पर जूल पर मोल पर केल्विन है, यहीं पे बता दिया ना यूनिट तो कि हमारे किलो जूल पर मोल है, तो किलो जूल है, मतलब यहाँ पर हमारे पास में जो है वो केल्विन के अंदर चाहिए, क्योंकि हमारी आर जो है वो केल्विन के अंदर है। तो सबसे पहले जो हमारे पास में T2 है उसको हम क्या करेंगे, 308 हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस 273 करेंगे, इसमें प्लस 270 करेंगे तो ये 293 हो जाएगा। तो T2 हमारा हो गया 308 माइनस 293, और ये सारी वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर टेम्परेचर वाली। क्लियर हो गई, ओके। उसके बाद में हमसे पूछा है यहाँ पर जो है वो 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डबल हो गया और पहले 1 था, तो ये 1/2 हो गया। तो सिंपल देखो log 2, क्यों, क्योंकि हमारा इतना हो गया, इज इक्वल टू EA, और ये वाली तो पुट कर ली लोगे 2.303 इंटू 8.313, और फिर टेम्परेचर वाली पुट कर ही लोगे कि 308 माइनस में 293 अपॉन में 293 इंटू 308। ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी लॉग में, और फिर ये कैलकुलेशन करके आपको EA निकालना है, और EA यहाँ पर जो है ये सारी वैल्यू उधर ले जाना, और ये K की वैल्यू 0.230 होती है, क्योंकि log 2 इतना होता है, और ये जो log की वैल्यू आएगी वो भी उधर ले जाना मल्टीप्लाई, और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो EA सारा ये वैल्यू पुट करके देख लेना। मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, ये हमारे पास में आएगा 34673, ये हमारे पास में जो है वो जूल में आ गया। अब हमें किलो जूल में चाहिए, तो 3 के बाद में 0 लगा दो तो 34.7 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पर आपको मैंने बताया थोड़ा सा। ओके, वैसे फॉर्मूला वगैरह बता दिया, सब कुछ बता दिया कि इस टाइप से निकलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के। इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ द टेम्परेचर द रेट इज डबल। अब इन्होंने ये बोला है कि जो आपका जीरो ऑर्डर के अंदर जो है वो जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वहां पर रेट जो होता है वो डबल हो जाता है। If the temperature is increased from 10 degree Celsius to
100 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी, तो रेट ऑफ द रिएक्शन कितना होगा? तो हमारे सामने क्या है, रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो हमारे सामने R 100 पे कितना हो जाएगा, ये डबल हो रहा है हर एक 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो 10 डिग्री के कितने चेंज हो गए, 10 डिग्री के हमारे पास में 100 माइनस में 10 अपॉन में 10, तो हमारे सामने मतलब हो गई ये 90 अपॉन में 10 इंटू 9, 9 ही हो गए ना। देखो 10 से 20 1, 30 2, 40 3, 50 4, 60 5, 70 6, 80 7, 90 8 और 100 में 9, 9 हो गए। तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है, जब हमारा रेट डबल हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो रेट इन चेंज है वो 2 की पावर 9 हो गया। अब 2 की पावर 9 को आप कर लीजिए, 2 की पावर 9 9 9 9 करोगे तो ये आएगा 512 टाइम्स, 511 सॉरी 12 टाइम्स 512 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। मैं आपको ये फॉर्मूला कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर देखो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ EA, रेट कांस्टेंट K1 K2 ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 रिलेटेड इज। अब देखो मैंने जो आपको बताया ना T2 माइनस में T1 अपॉन में T1 इंटू T2, अगर आप इसको करके देखो तो वही आएगा ना, ये T2 माइनस में T1 अपॉन में T1 T2 करना ही पड़ेगा। तो वो 1/T1 माइनस 1/T2 भी हो सकता है। अब सिंपल सा समझो इसको, यहाँ पर हमें वो फॉर्मूला बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 115 पे डायरेक्टली ये मेंशन किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ln लगाया है, अगर नेचुरल लॉग लगाएंगे ना K2 अपॉन में K1 तो ये EA के बाद में 2.303 चला जाएगा EA अपॉन में, और फिर ये R आ जाएगा। बट हमने यहाँ पर जो है वो नेचुरल लॉगरिथम नहीं लगाया, ये वाला लॉग लगाया। अब यहाँ पर ये लॉग लगाया तो इसमें क्या होगा, ln इज इक्वल टू K2 अपॉन में की माइनस वाला साइन नहीं आएगा, माइनस वाला साइन नहीं आएगा अगर T1 माइनस T2 कर रहे हैं तो। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर टेम्परेचर T2 को पहले लिया, T1 को बाद में ले आए तो ये चेंज हो गया, जो प्लस वाला था उसको माइनस कर दिया, माइनस वाला प्लस कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले माइनस लगाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला बिल्कुल सही फॉर्मूला हो सकता है। आगे देख लेते हैं, ऑप्शन सी और डी में भी चलते हैं। तो हमारे सामने ऑप्शन सी और डी भी आ गए हैं। ये देखिए, log K2 अपॉन में K2 माइनस T2 प्लस T1, ये तो प्लस वाला तो कहीं है ही नहीं। log K2 माइनस KV इज इक्वल टू A अपॉन में R1 माइनस T1, ये भी डायरेक्टली सही है। और एनसीईआरटी में ये वाला एज इट इज़ लिखा हुआ है, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ये एनसीईआरटी में एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब उसमें क्या चेंज है कि यहाँ पर 1 अपॉन में अगर इसको आगे लाएंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाना पड़ता है, तो इसीलिए वहाँ पर जो आपका बी वाला ऑप्शन है वो भी करेक्ट है और डी वाला ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 52 है, द रेट ऑफ द रिएक्शन ये दे दिया है, गिवन बाय द रेट इक्वेशन ये दे दी है, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज बाय। हमें पूछा है कि रेट कांस्टेंट कब इंक्रीज होगा, इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ NO, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl, डूइंग ऑल ऑफ दीज। तो ये कब चेंज होगा, तो एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 112 के अकॉर्डिंग रेट जो होता है वो आपकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन। अब यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है वो केवल और केवल इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो रेट कांस्टेंट कब इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तभी इंक्रीज होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है भैया, द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर डिफरेंट, यहाँ पर ये दे दिया 10 की पावर 6 इंटू ये 10 की पावर 6 ये RT और रिस्पेक्टिवली द टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल टू K2। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, 2008 का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 113 नंबर पेज पे हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, K इज इक्वल टू A, ये कंसंट्रेशन होगी, E माइनस में इसकी जो पावर होगी EA दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में RT। अब देखो ये K ही है, बस ये A है 10 की पावर 16, ये E तो आपको दिख ही रहा है, ये EA और अपॉन में R लिखा हुआ है ना, जो EAR ये हमारे सामने यहाँ पर 2000 और T एज इट इज लिखा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर K1 इज इक्वल टू K2 करना है, इसका मतलब इन दोनों के इक्वल करना है, इतना ही तो करना है, हाँ या ना। तो इन दोनों के अगर इक्वल करना है तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, 10 की पावर 16 E माइनस में 2000 डिवाइड बाई T इज इक्वल टू 10 की पावर 5 E माइनस में 1000 अपॉन में T कर देंगे।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें ये ई हटाना है, ई हटाना है तो यहाँ पर हमें ये वाला जो ई दिख रहा है ये हटाना है, तो यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम लेंगे। अब इनके बीच में डिफरेंस देखो, एक साइड 10 की पावर 15 है, एक साइड 10 की पावर 16 है, इसको हटा दें तो 10 रह गया, मतलब 15 से कैंसिल कर देंगे तो इधर क्या रह गया हमारा 10 रह गया। अब यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम ले लो, अब नेचुरल लॉगरिथम लोगे तो यह हो जाएगा log 10, ये तो था ही। अब ये जो हमारे सामने ये हो जाएगा -2000 बाई टी इज इक्वल टू -1000 बाई टी, ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके अब टी निकाल लो। अब जब टी निकालोगे तो ये हो जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारे सामने क्या, टी इज इक्वल टू 1000 अपॉन में 2.303। तो यह 1000 अपॉन में 203 वाला कहाँ पे है, 1000 यहाँ पर है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, ओके, द टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द रेन कॉन्स्टेंट के केमिकल रिएक्शन रिटन इन द टर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन। ये हमारी है, जैसे हमने अभी लिखा था वैसे ही है। एक्टिवेशन एनर्जी नोट ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी यानी हम जो है वो ई निकाल सकते हैं बाय द स्लोप, और स्लोप हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 48 में, और ये हमारे सामने बिल्कुल आसान सा होता है, log k वर्सेज 1/t, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 55 है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए सिंपल केमिकल रिएक्शन, हमारे सामने ई इज द फॉरवर्ड, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अब बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए सेमिकल केमिकल रिएक्शन जो है वो ई ए है, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या होगा, क्या वो नेगेटिव ऑफ ई ए होगा, इज ऑलवेज लेस देन ई ए होगा, कैन बी लेस देन और मोर देन ई ए होगा, या फिर इज ऑलवेज डबल देन ई ए होगा। जब एक्टिवेशन एनर्जी हम रिवर्स में जाएंगे तो वो ई ए जितना भी हो सकता है और ई ए से ज़्यादा भी हो सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ई ए से और ज़्यादा जाएगी, और अगर वो एक्सोथर्मिक है, हीट निकाल रही है, तो वो ई ए से कम रह जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, यहाँ पर हमें ये तो नहीं बोला ना कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तो ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो वो लेस भी हो सकती है और मोर भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया क्या, व्हेन ए बायोकेमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ए लेबोरेटरी, यानी एक बायोकेमिकल रिएक्शन उसको लेबोरेटरी में कैरी आउट किया जाता है आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड इन गिव टाइम, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम के टाइम पे क्या होगा, आर अपॉन में पी टी, पी इज रिक्वायर्ड, या फिर डिफरेंट फ्रॉम ये ऑब्टेन्ड इन द लेबोरेटरी, या फिर कैन नॉट से एनीथिंग। अगर हम वहाँ पर एंजाइम यूज़ करेंगे तो सिंपल सा मतलब है कि वहाँ पर क्या होगा, अब कैटलिस्ट आ चुका है और कैटलिस्ट क्या करेगा, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है अगर वहाँ पर बहुत सारे कैटलिस्ट यूज़ किया। अगर कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं हुआ है तो वहाँ पे ई ए से तो ज़्यादा ही होगा, डिफरेंट फ्रॉम ई ए इन द लेबोरेटरी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर है 57 में बोला गया, हाउ एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम कैसे इंक्रीज कर देता है, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाय चेंजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर बाय फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 116 पे डायरेक्टली मेंशन है कि यहाँ पर जो आपके एंजाइम होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज कर देते हैं, बाय द लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि ए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इवैल्यूएटिंग रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, इवैल्यूएटिंग वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, इवैल्यूएटिंग रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, या फिर चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी के लिए क्या बोलना पड़ता था, log k2 अपॉन में k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन में 2.303 RT। तो इसका मतलब वहाँ पर ये k2 और k1 जो है, जो रेट कांस्टेंट है, इनके ऊपर डिफरेंट जो है वो चेंज करता है। और इसके अलावा यहाँ पर हमने 1/T1 माइनस 1 अपॉन में T2 किया था, तो मतलब टेम्परेचर भी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इवैल्यूएटिंग रेट कांस्टेंट टू डिफरेंट टेम्परेचर पे करके हम ई ए निकाल सकते हैं। उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे थ्योरी पूछी गई है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। अगर हम एंजाइम यूज करेंगे तो वहाँ पे जो रेट है बायोकेमिकल रिएक्शन का वो चेंज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर आइदर ए और सी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होने लगेगी, तो रेट कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो है 2020 में पूछा गया 4.5, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन से पूछा गया भैया।
कहाँ से पूछा गया है, कोलिजन थ्योरी से। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन, अगर हम कहीं पे किसी की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर देते हैं रिएक्टेंट की, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे किस में चेंज आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी में, हीट ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अंदर। एनसीईआरटी का अंदर पेज नंबर 117 पेज नंबर पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो आर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन थ्योरी होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। अब 2021 एंड 2022 के क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो हमारे सामने 2021 का क्वेश्चन है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया द स्लोप ऑफ अरहेनियस प्लॉट, यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है अरेनियस प्लॉट का, जिसका हमने फॉर्मूला भी देखे थे, लास्ट में क्वेश्चंस भी देखे थे वगैरह। तो यहाँ पर देखिए हमारे 48, 54 इस टाइप से क्वेश्चन थे। log n वर्सेस 1/t, ये स्लोप दिया हुआ है और फर्स्ट ऑर्डर ये कितना है, स्लोप है -5 × 10⁻³ केल्विन। द वैल्यू ऑफ EA यानी दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज, हमें पूछा है, और यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर, हमें यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी पूछी हो, यहाँ पे आर भी दिया हुआ है। अब ये सब क्यों दिया हुआ है, तो सिंपल देखिए एनसीईआरटी के पेज नंबर 114, कौन सा, एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर हमें मिलेगा 114, और या फिर आप फिगर भी देख लेना 4.10, कौन सी, उसी सेम पेज पे, और यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है और फिगर के अंदर भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो स्लोप होता है, क्या होता है, जो स्लोप होता है वो इज इक्वल टू -EA अपॉन में आर होता है। इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस में EA अपॉन में आर होता है। अब देखो स्लोप हमें दे दिया है यहाँ पर ये वैल्यू, और EA हमसे पूछा है, आर हमें इनडायरेक्टली यहाँ बता दिया। तो ये देखो, अब देखो स्लोप की वैल्यू दी है -5 × 10⁻³ इज इक्वल टू -EA अपॉन में आर होता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आर इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 8.3 इंटू, यहाँ पर जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किलो जूल के अंदर मिलेगा, और अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा 41.5। क्लियर हो गया, क्योंकि 8 × 5 मल्टीप्लाई कर लो तो लगभग 40 के आसपास आ रहा है, तो यहीं पे आसपास आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। फिर बता रहा हूँ प्योर एनसीईआरटी बेस्ड था, बहुत आसानी से आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22 का है। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन लगा, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पर ग्राफ देके और थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे बोला गया था गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड ऑफ काइनेटिक्स, यहाँ पे दिया हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर T है, यहाँ पे Y है और यहाँ पे X है। अब यहाँ पे बोला गया थी Y/X एक्सिस फॉर जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो सकता है। इन्होंने बोला है कि जीरो ऑर्डर के लिए जो y है इसको हम मान लेते हैं ये कंसंट्रेशन है, और x हम मान लेते हैं टाइम है। मतलब टाइम के जैसे जैसे टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन जो वो सेम हो रही है। इन्होंने इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की है, यानी इनडायरेक्टली इन्होंने ये बोला है कि जो आपकी कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है जीरो ऑर्डर में, ये इन्होंने बोला है। ओके, फिर इन्होंने ये बोला है कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे जो y है वो T½ ले लेते हैं, और यहाँ पे x को कंसंट्रेशन ले लेते हैं। अब सिंपल सा समझिए, हम यहाँ पर क्या है कि कंसंट्रेशन विद द टाइम तो चेंज होगा, ये तो ऐसा हो नहीं सकता कि कंसंट्रेशन विद द टाइम चेंज ना हो जीरो ऑर्डर के अंदर, बट रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन विद जो है वो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। वो एनसीईआरटी की पेज नंबर 102 पे बोला गया। T½ विद कंसंट्रेशन, ये तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर यहाँ पर हम T½ लेंगे तो वो सेम रहेगा, कंसंट्रेशन कितनी भी हो जाए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है, वो पेज नंबर 111 पे मेंशन भी है। तो इसके लिए यहाँ पर ये वाला गलत हो सकता है, ये वाला सही हो सकता है। यहाँ पर हमें दोनों सही चाहिए, तो ये गलत हो गया। वाई यहाँ पर अगर जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन बोला है, एक्स टाइम बोला है, मतलब वो सेम ही चीज़ बोल दी है, और वहाँ पे रेट और कॉन्स्टेंट तो वो तो पहला ही गलत हो चुका है, तो वो गलत हो गया। अब देखो सेकंड में क्या बोला गया, यहाँ पर y जो है वो रेट हो सकता है, दैट इज रेट कांस्टेंट, और ये कंसंट्रेशन हो सकती है। ये बिल्कुल सही है। पेज नंबर 102 पर ये लिखा भी हुआ है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ेगी उसका रेट कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन वो जो है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के जीरो ऑर्डर के लिए। अब इसमें बस एक चीज़ हो चाहिए, T½ एंड कंसंट्रेशन, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए। मतलब T½ उतना ही रहेगा चाहे कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ जाए। तो ये जो हमारा सामने है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। ओके, अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन नीट 2022 का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए कोई रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए की इतनी है और वहां पर फाइनल इतनी हो जाती है, टाइम इतना दिया, रेट कांस्टेंट हमसे पूछा इन मिनट में। बहुत आसानी से, जैसा मैंने आपको बताया था, पहले क्वेश्चन भी किए थे इससे बहुत सारे। एनसीईआरटी के पेज नंबर 107 पर, वहाँ पर हम रेट कांस्टेंट अगर निकालना है तो के इज इक्वल टू क्या लेते थे, 2.303
अपॉन में टी दैट इज टाइम, क्योंकि टाइम दिया हुआ है हमें ओनली, और log क्या होगा हमारे सामने इनिशियल अपॉन में फाइनल। तो इनिशियल कितनी होगी 0.1 और फाइनल कितनी होगी 0.001। अब ये 0.001 और इस सब को काटेंगे तो ये हमें मिलेगा कितना 100 log 100 दैट इज 10 की पावर 2। अब बस इतना करना है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में कितना करना है हमारे सामने डिवाइड बाय मिनट कितनी है 5 है, और log 2 log 10 की पावर 2 तो ये 2 आगे चला जाएगा इंटू 2, और log 10 कितना होता है 1 होता है। तो सिंपल कर लीजिए 2.303 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए तो ये 0.92 अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर हो गया। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपने अदर वीडियोस नहीं देखे तो आपको चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।